आपको भेजेंगे। भेज दीजिए सर। क्या मिनट की काम कर तो यहाँ पे नेट का वाईफाई काम नहीं कर चेक करवाना पड़ेगा। जब तक हम लोग प्रेजेंटेशन वगैरह आता है तब तक आप लोगों का प्रीलिमिनरी कुछ कुछ अगर क्वेश्चन है थोड़ा सा अगर आप बता दें आपका बिजनेस किस किस एरिया में है तो सर भी आपको थोड़ा बेहतर तरीके से बता देंगे। सर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सर का नाम है सीए नीतीश कुमार। और सर का मेन एक्सपर्टीज होते जो आप कहना चाहें जीएसटी इज वन ऑफ द एरियाज जो कि सर का अपना एक्सपर्टीज है। अपार्ट फ्रॉम ऑडिट अकाउंटिंग एंड एवरीथिंग सर का अपना एक्सपर्टीज जीएसटी के अंदर है। तो जो पिछली बार हम लोगों की बातचीत हो रही थी और बहुत सारा जीएसटी की बात हुआ था तो हमने कहा था कि भाई हमारे साथ एक्सपर्ट जो है जीएसटी के हम उनको ले आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। हम आपको जो बताएंगे और वो आपको जो बताएंगे दोनों में थोड़ा सा क्लैरिटी का अंतर रहेगा। तो इज हियर आपको बेसिक्स जो है वो तो बातचीत होगी। आपका अपना स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट है विद रिगार्ड्स टू आपका क्वेरी वो भी आप पूछते चलिएगा। और सेशन के एंड में अगर कोई ऐसा बातचीत के दौरान क्लैरिटी नहीं आई है तो आप सेशन के एंड में भी पूछ लीजिएगा उसको। थोड़ा सा अगर अपने बिजनेस के बारे में इन द मीन वाइल अगर आप बता दें तो सर अपना डिस्कशन भी अकॉर्डिंगली रखेंगे। तो ये अगर बताना चाहे अपने बिजनेस के बारे में स्पेसिफिकली।
तो सर, हेलो मैम, हेलो एवरीवन। मेरा नाम आशीष है और मैं गेमिंग और ये स्पोर्ट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बना, जो कि अभी लॉन्च नहीं हुआ। अभी एमवीपी वगैरह डेवलप कर चुके हैं हम लोग और इसी को आगे लेकर जाना है। अभी हमें कोई आइडिया नहीं है बिजनेस वगैरह के बारे में, और जस्ट हम लोग लर्न कर रहे हैं। नहीं, ये मेरा को हेलो, गुड आफ्टरनून। I also want to know about if we want to build a platform Amazon, like it's a digital marketplace, where multiple sellers can register and sell globally, not just one in India. एग्रीगेटर कंप्लीट एग्रीगेटर। एग्रीगेटर Then आपने एरिया क्या बताया, किस एरिया में काम giving esports, सॉरी esports, gaming. ओके And then like maybe like aggregator kind of platform for global work if we can cover. इनकम टैक्स वाला तो सर थोड़ा थोड़ा कवर हो गया है सर, जीएसटी के बारे में कुछ पता नहीं। वो हमने मिस कर दी। कोई बात नहीं, आप पूछ लीजिएगा। हाय सर, मैं माई सेल्फ प्रियंजन सर, मैं सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहा हूँ और अभी मेरा कंपनी उस रेंज में नहीं आता है कि मैं जीएसटी भी रजिस्टर नहीं। कार्बन क्रेडिट के ऊपर भी जो भी नई पॉलिसी आई है, जो क्रेडिट जो रिसीव हो रहा है उसके ऊपर आपने भी देखा है। Hello everyone, my name is Kundan and recently I mentioned Indian is about creating an ecosystem or starting early stage startups से हमको एक platform provide करना like founders, investors, seed investors or likewise whatever the need to start business one platform. अगेन एग्रीगेटर नमस्कार सर, मेरा नाम अक्षर है। हमारी कंपनी जैसे केमिकल एंड सेफ्टी कंपनी से काम करती है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा नाम रोहित रंजन है। मेरा रोबोटिक्स का स्टार्टअप है। मैंने एक्चुअली पहला मैंने रोबोट बनाया है। तो मैंने 2020 में एक 1% कंपनी रजिस्टर किया था, बट उस टाइम मैं कॉलेज में था, ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो जीएसटी मेरे पास था, बट मैं उसका ज़्यादा यूज नहीं कर पा रहा था, नील में फाइल कर रहा था। अब मैं जब फुल्ली इसमें इन्वॉल्व हो रहा हूँ, तो मैं अब नया कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ जो 1% कंपनी नहीं होगा, प्राइवेट लिमिटेड होगा, और मैं फुल्ली इसमें इन्वॉल्व होना चाह रहा हूँ अच्छे से। तो आगे जो मेरा कंपनी रजिस्टर होने ही वाला है अभी नया, बस नहीं। थैंक यू। Hi everyone, I am Rohit Kumar and I am the founder of Sapphire Private Limited. It's a service-based organization, IT-based organization that mainly deal in the service section and building SaaS application. Yeah, that's all from my end. Thank you. Hello everyone, myself Rohit Kumar. Currently I'm a team lead of startup Infinity Animation, and this my startup is based on career counseling and it's already system round one to build event and it's a founder of that company. Hello, I'm sorry. मैं आज which is I did my सॉरी, किस चीज पे काम कर रहे हैं? हाँ, फूड फोरेंसिक। तो सर मेरा नाम शुभम है, मैं और प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर। हम लोग स्मॉल और माइक्रो बिजनेसेस के लिए बिलिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं रिसेंटली। बिलिंग लाइक इनवॉइसिंग, इनवॉइसिंग, इन्वेंटरी, वाउचर फाइलिंग उसमें होगा। इसलिए अभी हम लोग उस पे फोकस करें और रिसेंटली और उसके साथ हम और भी डिजिटल प्रोडक्ट लाएंगे उनके बिजनेस को। सर मेरा नाम राहुल है, मैं हार्डवेयर करियर का फाउंडर हूँ। मेरा बिजनेस एडमिशन एंड करियर काउंसलिंग। तो थोड़ी देर बाद फाउंडर हेलो, तो
So we are Aman and Abhinav first. Okay. दोनों भाई Hi. Yeah. We are working on a computer industry company. अभी तो एडिशन फेज में ही है, जो फोकस करता है स्कॉलरली कल्चर पे. लाइक इफ यू टॉक अबाउट 9th, we emphasize on sport, right? Sport and fitness and all that. बट हम लोग काम कर रहे हैं स्कॉलरली कॉन्सेप्ट पे, लाइक उससे अटैचमेंट कराए, थोड़ा सा ह्यूमैनिटी को थोड़ा सा पुल करे, वेरी लॉ ऑफ न्यूटन इस जगह पे, राइट? सो लाइक नाइट नाइट ऑफर करता है, प्रेज करता है ह्यूमन बॉडी को. वी वांट टू प्रेज ह्यूमन बॉडी, ऑनर द ह्यूमैनिटी कर सके, बस 2-3% डायरेक्शन. we are in the addition stage right now. We look वेरी अर्ली, दिस आवर सेकंड विजिट राइट नाउ. तो प्रेजेंटेशन सिद्धार्थ जी सर, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? म्यूट है, आप म्यूट है सर. जी जी जी, मेरा नाम सिद्धार्थ है, मेरा स्टार्टअप ह्यूमैनिटिक्स है और हम लोग हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में हैं. और हमारा एज ए सर्विस हम लोग हमारे जो कस्टमर्स होंगे वो रेडियोलॉजिस्ट और स्कैनिंग सेंटर्स, जो इमेजिंग सेंटर्स हैं, वो लोग होंगे. तो अच्छा है कि मतलब आई वुड वांट टू अंडरस्टैंड हाउ द जीएसटी विल प्ले इन इट. गुड यू टोल्ड अस, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा अलग प्रोविजन है विद रिगार्ड्स टू हेल्थ सेगमेंट. देयर इज अ लिटिल डिफरेंट प्रोविजन फॉर हेल्थ सेगमेंट आल्सो. आपने अच्छा किया जो बता दिया. थैंक यू. बहुत सारी बात हम लोग लास्ट 2-3 सेशंस जो हुई है उसमें किए हैं, इसीलिए आई विल नॉट गेट टू मच इनटू द डिटेल कि हम लोग क्या बात करने वाले हैं. द लास्ट 2 सेशंस वर मेजरली, वन वाज विद रिगार्ड्स टू बुक कीपिंग मैंडेट एंड एवरीथिंग, द अदर वन विद रिगार्ड्स टू इनकम टैक्स. ये दोनों के बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी. और जीएसटी एक ऐसा पेन पॉइंट है जो कि शायद क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है, और दूसरा है कि इसमें बहुत रेगुलर चेंजेस होते हैं, इट्स नॉट वेरी स्टैटिक. ये थोड़ा सा चेंजेस इसमें ज्यादा होता है, इसीलिए थोड़ी सी तकलीफ ज्यादा होती है लोगों को जीएसटी को लेकर. तो जो मेजर चीजें हैं विद रिगार्ड्स टू व्हाट ऑल विल बी टॉकिंग, रजिस्ट्रेशन कब क्यों कहाँ जरूरत होती है, मैंडेट क्या है उसको लेकर के, क्या क्या कंप्लायंसेस है हमारे वंस वी आर रजिस्टर्ड, उसके बाद हमारा क्या क्या कंप्लायंसेस होगा, रेगुलर कंप्लायंसेस विद रिगार्ड्स टू मंथली फाइलिंग, क्वार्टरली फाइलिंग एंड एनुअल फाइलिंग, एंड लास्टली एक जो हमने रखा है कि कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या होते हैं जब हमारे पास जीएसटी होता है, व्हाट आर द थिंग्स जो हम लोग मिस आउट कर जाते हैं जिसकी वजह से पेनाल्टी प्रोसिक्यूशन हो सकता है. So I'll not take much of the time. I have already introduced CA Nitish Kumar sir here, who is the expert in GST. वो आपको he'll take you through the whole presentation. And as we mentioned कि अगर कोई आपको बीच में सवाल हो, you can ask those questions जो हमारे टॉपिक से है. अगर उसके अलावा भी आपका कोई सवाल रह जाता है, we'll have a question and answer session after the we have completed the presentation. Sir, over to you. Thank you so much, ma'am. First of all, good evening to all of you. कुछ लोग हो सकते हैं मेरे से पहले भी मिले हुए होंगे, नहीं तो मैक्सिमम लोग नए नए चेहरे हैं, तो हम लोग फर्स्ट टाइम मिलकर करके चल रहे हैं. सब नहीं है. तो काफी लोग में हैं. हाँ सर, तो हम लोग डेफिनेटली जीएसटी के बारे में बात करेंगे, जो स्लाइड में उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे ही. लेकिन अगर आपको इससे भी डिफरेंट चीजें पूछनी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हम लोग जनरल वे में जीएसटी की बात कर करके चलेंगे. हो सकता है आपका पॉइंट कोई स्पेसिफिक हो जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, तो अगर वो यहाँ पे मतलब डिस्कस करने लायक होगी जिससे और लोगों की भी हेल्प हो सके, तो नो डाउट यहाँ पे डिस्कस करेंगे. नहीं तो हम लोग बाद में भी 1-to-1 डिस्कस कर करके चल सकते हैं. जीएसटी एक अभी ऐसा सेक्शन है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं. समवन हैज सेड कि हाँ अभी मेरी नहीं है तो भी हमारे पे अप्लीकेबल नहीं हो रहा है. तो आपने तो बिजनेस इसलिए नहीं ना स्टार्ट किया था कि आपकी टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख ही तक रहे. आप तो सोच रखे हैं कि 4,000 करोड़ हमारा टर्नओवर हो 2 साल में, है ना. तो कहीं ना कहीं आप कंप्लायंसेज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं. हाँ, कुछ समय के लिए हो सकता है इट इज नॉट गोइंग टू बी अप्लीकेबल टू योर कंपनी, लेकिन ये कुछ समय के लिए हो. जैसे ही कंपनी ग्रो करेगी तो आपको कंप्लायंसेज के साथ ही काम करना पड़ेगा.
और आप एक कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी कंपनी ग्रो ना हो करके चले, तो डेफिनेटली जीएसटी के बिना हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते हैं। समटाइम क्वेश्चन इज अराइज इन आवर माइंड, इन माय माइंड, कि हाँ हमारा तो जो गुड्स है वो एग्जेम्प्ट है, हम पे तो जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होती है। जैसे आप में से कुछ लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीजें क्या हो जाती है, एग्जेम्प्ट हो जाती है। लेकिन जब इन डेप्थ जाएंगे तो हमारा जीएसटी का कंप्लायंस जो हमारा लॉ बता करके चलता है, लेट से आप 4-5 काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में ही, 4-5 चीजें आप कर रहे हैं, उसमें से जी 4 चीजें आपकी एग्जेम्प्ट है और एक में गवर्नमेंट लेट से 5% लगा रही है आपका टैक्स। जैसे आप, होता क्या है कि जस्ट कुछ एग्जांपल रखते हैं, जब आप रॉ एग्रीकल्चर का कोई भी चीज रॉ में आप डील करते हैं, जैसे आपने धान उगाया, धान बेच दी, आपने गेहूं उगाई, गेहूं बेच दी, लेकिन जैसे ही आप उसको क्या करेंगे, स्विच करेंगे, वो जीएसटी वहां पे प्रकट हो जाएगा कि हमें भी कुछ दे करके चलिए। तो हो सकता है कि आप कुछ वर्क ऐसा कर रहे हो जिसमें आप पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है और एक आध में जीएसटी एप्लीकेबल हो गया, तो वो क्या होता है कि आपका टर्नओवर का मतलब जो टर्नओवर मिनिमम वाला भी आप कैलकुलेट करेंगे, और आप एग्जेम्पशन वाले में लेट से आप 19 लाख रुपया में आप एग्जेम्पशन वाले में टर्नओवर कर दी और गलती से 1.5 लाख रुपया इसमें कर दिया, तो ओवरऑल कितना हो गया, 20 लाख से एक्सीड कर गया, आप पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगी, आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इवन आपका एग्जेम्पशन वाले में 19 लाख, आपका कितना बोल कर करके चलेंगे, 1999, मतलब 1 रुपए का डिफरेंस है 20 लाख में, और आपने 5% वाले में 2 रुपए की ट्रांजेक्शन कर दी, अगेन क्या हो जाएगा, अप्लीकेबल हो जाएगा, हमें जीएसटी लेनी पड़ेगी। तो क्या जीएसटी लेने के बाद हमें उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा जो एग्जाम था, नहीं टैक्स नहीं देना है। तो क्या करना है, जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो एग्जाम्शन वाले में भी उसका कॉलम बना रखा है, वहां पे जाके केवल डेटा पुट कर दीजिए, टैक्स कितना पे देना है, अगर 2 रुपए की सेल की है तो 2 ही रुपए पे दे करके चलना है। तो ऐसा नहीं है, समटाइम्स हमें लगता है कि इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है तो टैक्स देनी है, नहीं, अगर एक लिमिट से ज्यादा आपकी इनकम हो जाती है तो हमें केवल रिटर्न फाइल करना होता है, टैक्स नहीं देना होता है। इन द सेम मैनर यहाँ पे भी जीएसटी में भी बहुत सारी चीजें होती है कि जब हमें टैक्स पे नहीं करना होता है तो भी हमें जीएसटी की रिटर्न फाइल कर करके चलनी पड़ती है। तो जस्ट एक मैंने आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे तो उनके बारे में मैंने रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बता दिया। हाउएवर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड के साथ भी चलते हैं। ये जीएसटी की आपका मतलब, जीएसटी क्या है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, आप लोग भी जानते होंगे थोड़ा सा। अब क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। जो हमारा इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है और जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। आसान भाषा में कैसे समझे, अगर सुई आपको लगाई गई, दर्द किसको होगा, आपको होगा, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स। आप पे करना है तो दर्द किसको होगा, आपको ही पे, आपको ही दर्द होकर के। इनडायरेक्ट टैक्स, सुई इनको चुभाए, दर्द इनको हो गया, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। लेट से गवर्नमेंट ने किसी प्रोडक्ट पे 5% वाले को 12% में ला दिया, सुनते होंगे, बहुत सारे को कम कर देता है, किसी को हायर हायर स्लैब में लेकर के चली जाती है, और लेट से मैं उसका उस चीज में मैं डील कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मुझे पॉकेट से उसमें देना पड़ेगा, मैं तो जो अल्टीमेट मेरा जो बायर है वो हमें पे करके चलेगा, हम तो गवर्नमेंट को जी पे कर देंगे। बर्डन किस पे गया, अल्टीमेट बायर पे, अल्टीमेट कस्टमर पे गया। तो वही बोला, हमें नहीं तो दर्द किसको हुआ, उसको जा करके, पेमेंट करने वाले हम हैं लेकिन दर्द उसको करके। तो ये होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसमें और भी टैक्सेशन होती है, जैसे आप प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं तो डायरेक्ट में आ जाता है, इनडायरेक्ट में भी बहुत सारे हैं, लेकिन जीएसटी उसमें वन ऑफ द का मोस्ट आपका एप्लीकेबल जो आपके बिजनेस पे होकर के चलेगा। इसके अलावा और आपका कस्टम वस्टम भी इसी में आकर के चलता है। तो जीएसटी जब लाई गई थी तो ये सब बेनिफिट्स बताया गया था, जिसमें था सिंप्लीफाइड हो गया, आप भी पढ़े होंगे, वन नेशन वन टैक्स। एक साथ 17 को रात 12 बजे क्या हुआ, अलार्म बजा, मतलब घंटा बजा, और क्या हो गया, जीएसटी अप्लीकेबल होकर करके चला। दैट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर हमारे लेट अरुण जेटली थे, अब लेट हो गए, उस समय वही फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने, हालांकि 2010 से हम लोग काम कर रहे थे किस पे, जीएसटी पे, कि जीएसटी अब आएगी अब आएगी अब आएगी, लेकिन आते आते टाइम लग कर करके चला। तो इसमें क्या गया, वन नेशन वन टैक्स, यानी आपको एक ही टैक्स देना है और आप क्या हो जाए, बाकी टैक्स से आप छुटकारा पा लीजिए। इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पहले क्या होते हैं, बहुत तरह के टैक्सेशन होती थी, वैट होती थी, सीएसटी होती थी, हाँ सर्विस टैक्स तो होता ही था बहुत सारा, एंटरटेनमेंट टैक्स होता है। आज की डेट में सबको बांध करके किस में रख दिया गया है, जीएसटी में रख दिया है। हाँ जी, हाँ कुछ कुछ पे बैट अभी भी चल रहा है, तो सब आप समझिएगा, तो उसके लिए फिर टैक्स का स्ट्रक्चर, अब स्टेट है तो उसको भी पैसा चाहिए, पेट्रोल डीजल है उस पर जीएसटी नहीं तो कुछ ना कुछ तो टैक्स अप्लीकेबल होंगे, वो सब भी चीजें हैं जिसपे हमें चल रही है।
तो सिंप्लीफाइड किया गया, लीगल कंप्लायंसेज को आसान किया गया। पहले बहुत सारे चीज थे जिसके इनपुट हमें नहीं मिल पाते थे, तो कहीं ना कहीं बर्डन हमारी कॉस्ट पे आ जाए। थोड़ा सा इनपुट का केस आ गया है, तो इनपुट का मैं बेनिफिट आपको बता दूं, क्या हमारे लिए हमारे बिजनेस में इनपुट बेनिफिट दे करके चलेगा। और जैसे ही आप बेनिफिट जान जाइएगा बिल के लिए, तो आप अपने सप्लायर से लड़ाई कर दीजिएगा कि बिल हमें चाहिए। जब तक आपको नहीं पता होगा तो क्या होगा, आप पेमेंट कीजिएगा, सोचिएगा मेरा काम हो गया, आप कुछ दे या ना दे हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है। तो इनपुट आईटीसी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, जितना हमारे पॉकेट में कैश है। लेट से आपको कोई प्रोडक्ट 100 रुपया में आपने बेचा और उस पर 10% की जीएसटी लग गई, हालांकि 10% की कोई रेट है नहीं, जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए आपके सामने रख करके चल रहा हूँ। तो 10 रुपये आपको देने पड़ेंगे, लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने में या जिससे भी वो रिलेटेड है, आपने उसको 50 रुपया में खरीदा था। तो जिस समय आपने खरीदा था उस समय आपने टैक्स भी दिया होगा, उस पे आपने उस समय 10% से टैक्स भी दे दिया गवर्नमेंट। अब उसी चीज को आप फर्दर सेल करने जा रहे हैं, हो सकता है आपने उस पर प्रोसेसिंग की होगी, वो आप कुछ भी किया होगा। तो गवर्नमेंट बोलती है कि क्योंकि ये जो आपका फिनिश गुड्स है या जो भी आप सेल करने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड एक टैक्स आप पहले भी दे चुके हैं, उतना टैक्स आपसे हमें लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे बोलेगा कि 100 रुपया पे आप 10% ना दे करके 50 रुपया पे दीजिए। आपको टैक्स देना है 100 रुपये पे 10 रुपया, लेकिन बोलेगा कि जो पीछे दे रखे हैं ना उसका इनपुट दे देते हैं, यानी वो क्या हो जाएगा, आपके यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो वही आपके लिए क्या हो गया, इनपुट। अगर आपके पास इनपुट नहीं रहता तो 10 का 10 रुपया कहाँ से देना पड़ता, कैश में देना पड़ता। और इनपुट है तो हमें कितना देना पड़ा, 5 रुपये। ये जो इनपुट है हमारे लिए कैश की तरह काम करके चलता है। तो आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस हो तो उसको क्या कर लें, प्रॉपर बिल लेकर के चले। इनपुट के भी स्पेसिफिक सेक्शन बना रखे हैं, जिसके क्राइटेरिया होते हैं, उसको फुलफिल करने के बाद ही आप इनपुट ले सकते हैं। लेट से आप इनिशियल फेज में हैं, बहुत सारा चीज अभी आप खरीदेंगे। लेट से सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो लैपटॉप हो गया। आपने सोचा कि पढ़ाई के समय लिए थे, अब तो उसका बहुत ओल्ड वर्जन हो गया, एक नया वर्जन वाला क्या करते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं। और आपका जो भी यूनिट है, मतलब जो भी बिजनेस है, वेदर इट बी ओपीसी, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड, जो भी है आपकी, आपने बना रखा है। और अगर आपने उस पर जीएसटी भी ले रखा है, तो जब भी आप क्या करें, उस लैपटॉप को खरीदें, तो आप अपना जीएसटी नंबर मेंशन करें। हमने मेंशन भी कर दिया, क्या इनपुट मिल जाएगी, नहीं। जो आपकी कंपनी का बैंक अकाउंट है, उसी अकाउंट से क्या करना है, पेमेंट करना है। क्या अभी भी मिल जाएगी, नहीं, अभी भी नहीं मिलेगी। तो और क्या करना है, उनसे प्रॉपर इनवाइस लेकर के चलनी है। यानी आपके पास क्या होना चाहिए, इनवाइस भी होनी चाहिए। हाँ, इनवाइस का फॉर्म फिजिकल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका डिजिटल भी हो सकता है, कि उसने मेल कर दिया, हमारे पास मेल में पड़ी है, कभी कोई मांगा तो प्रिंट दे करके चलेंगे। तो कम से कम ये 3 चीज आप क्या करें, अपने पास रख करके चलें। क्या क्या चीज, बिल लिए तो बिल आप मांगते हैं कि भाई बिल दो, तो बिल दे दिया। पेमेंट हो सकता है कि आप क्रेडिट पे लिए हों, लेकिन जब भी पेमेंट करेंगे किससे पेमेंट करेंगे, जो भी हमारी कंपनी की बैंक अकाउंट है उससे करेंगे। हाँ, इट मे पॉसिबल कि लेने का मन है, पूरा सब कुछ हो गया, लेकिन हमारे बैंक कंपनी के बैंक में तो क्या नहीं है, पैसा ही नहीं है। हमारे पास तो पैसा है, तो ऐसा करता है कि हम अपने अकाउंट से देते नहीं। आप क्या कीजिए, अपने पैसे को कंपनी के अकाउंट में डालिए, वो लोन दिखेगा, और फिर उससे क्या कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए। जब कंपनी में आएगा आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, आपका विलेजर क्लोज हो गया, उधर भी क्राइटेरिया क्या होगी, फुलफिल होगी। ये सब चीज पे हमें ध्यान देना है, नहीं तो आपको क्या होगा, स्टार्टअप में आप सिलेक्ट हुए, कंपनी भी बनाई, आइएगा क्या, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए किसी भी सीए के पास जाइएगा, तो ये सब चीजों को लिंक करेगा कि आपने अपने अकाउंट से पेमेंट किया है या नहीं पेमेंट करके चला है। तो कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है कि आप अपने अकाउंट से ही पेमेंट करें, बहुत रेयर केस में। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, अपने पर्सनल अकाउंट या कैश में दे सकते हैं। जहां पे भी अकाउंट पॉसिबल है वहां तो कंपनी वाला ही दीजिए, और जहां पॉसिबल नहीं है तब उस केस में आप कैश वगैरह को यूज कर करके चल सकते हैं, रेयर केस है। तभी आपको, क्योंकि वो सब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, खर्चे का जितना भी आपका एविडेंस है वो सब दीजिएगा, तभी आपको क्या मिलेगा, इनपुट तो मिलेगा ही, साथ में दूसरा भी फंड जो आपका पड़ा हुआ है वो भी मिलेगा, सेकेंड टाइम जिसको आपको बोल करके चल रहे हैं, तो सभी कब मिलेगी, कैपेबल है दिखा। हाँ। तो ये सब चीज हमें ध्यान देना है। जिन लोगों को मिल रहा है वो हंस रहे हैं कि हमें तो मिल गया है, अब जिनको मिलेगा वो समझे। क्वेरी आया वो भी हंस रहे हैं। देखते हैं कि आप जमा करते होंगे, जब चीजें आप सबमिट करते होंगे कि अब हमने खर्च कर दिया, अब हमें थोड़ी सी और फंड की रिक्वायरमेंट है, तो बहुत सारे एविडेंस मांगते हैं कि यहाँ पे खर्च कीजिए तो इसका एविडेंस दीजिए।
आप सिंपल एविडेंस को छोड़िए, आप ITC वाली क्राइटेरिया को फुलफिल कर दीजिए, एविडेंस आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, क्योंकि लॉ से ज्यादा कोई एविडेंस नहीं मांग सकता। इनपुट हमारे लिए क्या है, कैश की तरह है। अगर आपने खर्च कर दिया, पेमेंट किसी और अकाउंट से, इनवाइस केवल नाम पे ले लिए, इनपुट आपको मिलेगा नहीं, बर्डन आप पे आ जाएगा। पेमेंट कहाँ से करना पड़ेगा आपको, कैश से करना पड़ेगा, जिसको लीगल टर्म में हम लोग कैश लेजर भी बोल करके चलते हैं। आपको जीएसटी में कैश लेजर से पेमेंट पड़ेगी। एक और चीज आ गई यहीं पे है, क्रेडिबिलिटी भी आपका है, मार्केट एक्सपेंशन भी है। बिजनेस आपकी और ग्रो हुई, कहीं आप पिच करने गए, पिच करने का क्राइटेरिया था कि आपका टर्नओवर कितना होना चाहिए, 50 लाख होना चाहिए। आप लोग अप्लाई करते हो तो बहुत सारी क्राइटेरिया होती है। आपने अपना बैंक स्टेटमेंट निकाला कि हाँ हाँ ये तो 50 लाख हमारा पूरा हो रहा है, तो पूरे हो रहे हैं, तो आपको लगा कि टर्नओवर 50 लाख है। जीएसटी भी आप ले रखे हैं और जीएसटी में नील 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 फाइल करवा रहे हैं, क्या कोई देगा आपको? तो आपकी जो टर्नओवर है वो कहाँ पे दिखनी चाहिए, जीएसटी में भी दिखनी चाहिए। अकाउंट में पैसा आने का मतलब नहीं है वो टर्नओवर होगा। नहीं तो हम अपने 10 रिश्तेदार से मांग लेंगे भाई 1-1 लाख रुपया दे दो, 10 लाख रुपया टर्नओवर हो गया, क्या ये है? नहीं, वो लोन है, वो आज नहीं कल आपको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। तो सेल जिस प्रोडक्ट में, जिस सर्विस में आप डील कर रहे हैं, किसी भी आउटसाइडर को आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वो पैसा देगा तब आपको टर्नओवर बनेगा। और केवल बैंक में आने से काम नहीं चलेगी, अगर आपके पास जीएसटी है तो उसमें भी आप क्या कीजिए, रिटर्न को दिखा करके चलिए। नहीं तो ऐसे क्वेरी आते हैं कि हमें देखिए वहां पे पिचिंग करनी जानी है, अब क्या है हमारे पास जीएसटी में तो 2 ही लाख टर्नओवर दिख रहा है और हमें 50 लाख दिखाना है, और 1 साल पीछे की बात हो चुकी है, और अब आप हमें बता करके चल रहे हैं। क्या हम लोग या कोई भी एक्सपर्ट के पास जाइएगा तो आपकी हेल्प कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जो भी चीजें हैं आपको शुरुआत से ही लेकर करके चलनी पड़ेगी। ये तो आपका ऑब्जेक्टिव था। हाँ जी जी सर मान के चलिए 3 महीने का जनवरी फरवरी मार्च, गवर्नमेंट को टैक्स मान के चलिए 50,000, लेकिन ITC के तहत हम लोग खरीदारी किए, परचेज हुआ, वहां से जनरेट हो गया 80,000 रुपया, 30,000 एक्स्ट्रा हो गया, क्रेडिट रहेगा। हाँ उस पे कर रहे हैं एकदम एकदम सारी चीज सामने वाली पार्टी कभी कभी बोलती है कि हमको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कीजिए, हमको कैश में पेमेंट चाहिए। तो क्या हम विड्रॉ करके और फिर पार्टी को या जो नेक्स्ट वेंचर है उसको पेमेंट कर सकते हैं? देखिए सर, वो सब आपको ऑप्शनल चीजें देखनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया ना कि कहीं कहीं पे क्या हो सकता है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। अब एक्सेप्शनल केस सारे जगह पे अवेलेबल है। अगर कोई वेंडर लेट से आपने किसी से परचेज करने गए और वो बोल रहा है नहीं भाई साहब हम तो कैश में लेंगे, और वही प्रोडक्ट कोई और भी दे रहा है आपको, तो बोल रहा है कि आप जिसमन है उससे पेमेंट करके चलिए, तुम्हारे पास ऑप्शन है, हम उसको ऑप्ट कर करके चलेंगे। आपके इमोशन से, आपके प्रैक्टिकली कि वहां पे गए जी वहां पे सर्वर बंद हो गया, वो हो गया, लॉ चेंज होने वाला नहीं है। लॉ में जो चीजें लिख दी गई वो लिख दी गई, लेकिन हमें प्रैक्टिकली भी चीजों को फॉलो करना है, तो कैसे करके चलेंगे? उस समय अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर कोई और वेंडर है जो आपके बैंकिंग चैनल से पेमेंट रिसीव कर रहा है, तो हम उससे लेकर करके चलेंगे। अगर कभी कभी वेंडर ये में भी बस लगता कॉस्ट डिफरेंस आ जाए, कॉस्ट हाँ डिफरेंस आ सर, जा रहा थोड़ा और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, है। उसके जी बाद भी प्लीज। कोई होगी डेफिनेटली हम लोग लेंगे। कभी कभी क्या होता है, प्लेट से हमें एक प्रोडक्ट लेना है, वो 10 रुपया प्लस उसमें 1 रुपया जीएसटी ऐड कर करके हमें 11 रुपया में दे रहा है। ठीक है, तो हमें कितना पड़ा, 11 रुपया, 1 रुपया का हमें क्या मिल जाएगा, इनपुट। नेट हमारे लिए कितना पड़ा, 10 रुपया। उसने बोला कि आप ऐसा करो 9 रुपया कैश में दे दो और सेवा क्या समाप्त करो यहीं पे। तो क्या इनपुट ले पाएंगे? नहीं। हमें पहले कितना देना पड़ रहा था, 10 रुपया, और 1 रुपया का बेनिफिट हो रहा था। आओ मतलब 11 रुपया देने के बाद अभी कितना देना पड़ रहा है, 9 रुपया। तो कहीं ना कहीं 1 रुपया तो हम सेव कर ले रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा कि जीएसटी में सेव कर रहे हैं, उधर इनकम टैक्स खड़ा हो जाएगा। वो कैश की स्पेसिफिक लिमिट दे रखी है, 2,000 10,000 अलग अलग केस में अलग अलग लिमिट रहती है, कि उतना ज्यादा आप कैश पेमेंट करेंगे तो खर्चे ही नहीं बुक कर पाएंगे। तो दिमाग तो इधर जीएसटी में लगा दिए कि हमने तो 1 रुपया बचा लिया, उधर इनकम टैक्स आ जाएगा। तो जितना हम लोग बैंकिंग ट्रांजेक्शन करेंगे उतनी हमारे लिए क्या हो जाएगी, चीजें आसान रहेगी लॉ के अकॉर्डिंगली। बाकी प्रैक्टिकल में अलग अलग सिचुएशन होते हैं, अलग अलग चीजें ऑप्ट कर करके चलते हैं। हाँ जी सर, अभी भी कोई क्वेरी हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। सर अगर कंपनी अकाउंट से पेमेंट कर रहा है और हमारे पास जीएसटी नंबर भी है, हमने वेंडर को प्रोवाइड भी किया है, बट उसने इनवॉइस पे अगर हमारा जीएसटी नंबर मेंशन नहीं किया है
तो क्या हमें इनपुट मिलेगा क्या? आपके इनवॉइस पे जीएसटी नंबर दिया नहीं, वही इनवॉइस वो अपने रिटर्न फाइलर को दिया होगा। अब वो जब रिटर्न फाइल कर रहा होगा तो ऐसा तो है नहीं कि आपका नाम उसको याद है, तो रिटर्न फाइल कर रहा होगा तो उसके पास डेटा नहीं गया होगा, तो आपका क्या कर दिया होगा, जो B2B ट्रांजेक्शन है उसको किसमें दिखा दिया होगा, B2C में। और B2C में किसी का कोई डिटेल्स नहीं डाला जाता है, जस्ट कि पूरे महीने में हमने 1 लाख का सेल किया अनरजिस्टर्ड पर्सन को, जिसको हम लोग B2C कर रहे हैं, तो इकट्ठे डाल दिया जाता है, तो आपको इनपुट नहीं मिल करके। सर एक्चुअली मैंने दूसरा उसी पे केस में, कभी कभी हो सकता है कि इनवाइस में लिखना भूल गया हो, लेकिन रिटर्न फाइल में क्या किया हो, सही से आपका जीएसटी नंबर दिखा करके वो रिटर्न फाइल कर दिया हो, तब तो आपको इनपुट मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि आप क्या कर ले, इनवाइस रिवाइज कर ले, क्योंकि कभी भी स्क्रूटनी वगैरह लगेगी तो इनवाइस प्रॉपर चेक होगा कि आपका नाम था तो उसमें जीएसटी नंबर क्यों नहीं था, सब रिवाइज कर करके अपने पास एविडेंस के लिए उसको रख। सर वो कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो फार्मर से ले रहे हैं और फार्मर के पास जीएसटी नहीं है और फिर फार्मर को ही बेच रहे हैं, तो वो ट्रांजेक्शन को जीएसटी में कैसे इंक्लूड होगा टर्नओवर में? हाँ जी, अगर लेट से कि आप जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में सेल कर रहे हैं वो तो आप बताएंगे, फिर हमें देखना पड़ेगा कि वो एग्जेम्प्टेड है या नील रेटेड है। नहीं मतलब 0% जीएसटी है? हाँ 0% जीएसटी है। एक तो हो गया कि आप रिटर्न फाइल कीजिए और 0% में जाकर के क्या कीजिए, उसको शो कीजिए, आपका टर्नओवर जीएसटी में दिखता रहेगा। कहीं पे भी आपको प्रूफ करना होगा, लेट से आपने बैंक लोन के लिए गए, तो आपका क्या बोलता है कि जीएसटी रिटर्न भी दिखाइए, जिससे क्या पता लगे कि नहीं इसका जो चीजें वो जेन्यून है, आपका बैंकिंग ट्रांजेक्शन भी देख रहा है, साथ में जीएसटी की भी रिटर्न देख रही है। तो आप नील वाले देखिए, गल्ला व्यापारी जो होते हैं ना, जो बड़े बड़े गल्ले व्यापारी होते हैं, उनको भी लोन चाहिए। अगर वो जीएसटी रिटर्न फाइल ना भी करेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, फाइल करते हैं प्रॉपर, जो भी 5-10 करोड़ की टर्नओवर है वो शो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो बिजनेस है वो बुक में भी दिख कर करके चले, और हम दैट बेसिस वो लोन वगैरह कहीं पे भी जाते हैं तो आकर के चलते हैं। इनका पहले क्वेरी समाप्त कर दें फिर आपके पास। तो इन हाँ, तो ये सर ये मतलब वेंडर के पास या जिससे हम खरीद रहे हैं उसके पास जीएसटी होना मैंडेटरी नहीं है? जैसे आपके केस में आ जाए, आपका दोनों एस्पेक्ट्स पे आंसर कर देता हूँ। आपने किसी से खरीदा, हाँ। अनरजिस्टर्ड पर्सन है, यस। अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसने तो आप पे जीएसटी लगाया नहीं। 10 रुपया वाला सामान कितने में दिया, 10 रुपया में। 0% जीएसटी में था वो। दोनों एक्सपेक्ट कर रहे हैं 0% भी रहे और अगर उस पर जीएसटी रहे तो भी, तो पहला 0% में तब तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर उस पर 5% भी टैक्स है, आपका क्या होकर के चलेगा, उसके पास तो रजिस्ट्रेशन था नहीं, आप पे तो वो टैक्स लगाया होगा नहीं। 10 रुपया वाला प्रोडक्ट आपको कितना मिला, 80 रुपया में। लेट से आपने कुछ उस पर वैल्यू एडिशन कर करके उसको 12 रुपया में बेच दिया, तब आप जब बेचिएगा तो उस पर 5% गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेकर करके चलेगी। जीएसटी सर जस्ट वैल्यू एडिशन है, जितना आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं उतना ही का टैक्स देना है। अगर 10 रुपये वाला सामान कभी कभी लेट से हमने 10 रुपया में पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदा और ड्यू टू मार्केट कंडीशन ऐसा बच गया कि उसे 9 रुपया में बेचना पड़ा, तो आपको पॉकेट से 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 10 रुपया वाला 11 रुपया में बेचेंगे, आपको पॉकेट से 1 रुपया जो प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं उसे पे टैक्स देना है। इसलिए तो जीएसटी को क्या बोला जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स। जितना वैल्यू ऐड कीजिएगा उतना क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। और कभी कभी मार्केट में होता है कि 10 रुपया में खरीदते हैं, 8 रुपया में भी बेचना पड़ता है, तो लॉस के केस में आपको जीएसटी नहीं पे करके चलनी है। कभी कभी हमारे पास क्रेडिट में ज्यादा पैसा आ गया, इनपुट जो आईटीसी है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्रेडिट में ज्यादा पैसा आया। लेट से हमने किसी पर्टिकुलर मंथ में पता चला कि ये प्रोडक्ट शॉर्ट होने वाला है, हमने बहुत सारे प्रोडक्ट खरीद लिए और उस मंथ में हमारी सेल कम हुई, तो क्रेडिट तो बहुत पड़ा हुआ है और सेल पे टैक्स कितना लगा, छोटा। एक बार आपने जो क्रेडिट है उसको क्लेम कर लिया तो वो आपके लेजर में पड़ा रहता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसमें एक और लिमिट होता है कि हमारे पास तो आया तो था लेकिन क्लेम करना क्या किए हैं, भूल गए हैं। अगले साल तक सितंबर अक्टूबर तक डेट होती है, क्लेम कर लीजिए, उसके बाद टाइम निकल जाएगा तो फिर आपका आईटीसी को क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। एक बार क्लेम कर लेने के बाद वो आपके लेजर में पड़ा हुआ रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक यूज कीजिएगा जब तक लेजर में पड़ा है। इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता ना, इनपुट क्रेडिट अगर पड़ा हुआ है? नहीं नहीं, लेजर में पड़ा हुआ है तो कोई जरूरत नहीं। जैसे सर कोई ये कंपनी टर्म थोड़ा आप फिर से क्लेम एक्सप्लेन करेंगे, ये टर्म थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? ठीक, अच्छा ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और एग्जांपल देकर करके सारी चीजों को और एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। लेट से हमने किसी से कोई बिल खरीदा, मतलब प्रोडक्ट खरीदा, बिल नहीं खरीदा जाता, प्रोडक्ट खरीदे, तो आपके पास प्रोडक्ट आ गई, उसने अपना रिटर्न फाइल किया, रिटर्न फाइल किया तो आपके जो जीएसटी पोर्टल है उस पर दिखेगा। मैं ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाना चाहता हूँ कि जीएसटी R2A में दिखता है फिर 2B में आता है, क्योंकि वो आपका एस्पेक्ट है नहीं।
तो आपके पोर्टल पे दिखता है। आज के डेट में तो और वहां पे आ गया कि अगर आपका नहीं है तो आप क्लेम भी नहीं कर सकते हैं, आप रिजेक्ट कर सकते हैं कि हमने इसे खरीदा नहीं है, गलती से चढ़ा दिया है। आपको क्या होना है कि जो भी सामने वाली पार्टी आपका डिटेल्स चढ़ाया तो आपको उसको एक्सेप्ट करना होता है कि हाँ हमने प्रोडक्ट को खरीदा है। जैसा ही एक्सेप्ट करते हैं, जितना भी उस पे टैक्स वाला पार्ट है जीएसटी वाला, वो आपके क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे पासबुक हमारी होती है ना, तो उसी तरीके से लेजर है, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, और दोनों के लिए आपके लिए पैसे के इक्विवेलेंट है। क्रेडिट लेजर में अगर पैसा नहीं रहेगा तो आपको कैश लेजर से पेमेंट करना पड़ेगा। जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदे हैं और आपका सप्लायर रिटर्न फाइल करता है तो सीधे वो आपके आपके पोर्टल पे दिखता है, और जब पोर्टल पे आप रिटर्न फाइल करते हैं तो वहां पे आपको क्लेम करना पड़ता है। क्लेम करते हैं वो आपके क्रेडिट लेजर में आ जाता है, और एक बार वो आपके क्रेडिट लेजर में आ गया तो फिर उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होकर के चलती है जब तक आप उसको यूज ना कर करके चले। हाँ, अगर उसने रिटर्न फाइल किया, आपने क्लेम नहीं किया, एक रिटर्न होता है टिक करके फाइल कर दिए, तो फिर आपका क्लेम ही नहीं हो पाएगा। तो क्लेम नहीं हो पाया तो इसकी टाइम लिमिट होती है कि एक तो जिस समय है उसी फाइनेंशियल ईयर में आप कभी भी क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, अगर फाइनेंशियल ईयर चला गया तो सितंबर या अक्टूबर, सितंबर तक तो फिक्स होती है कि सितंबर वाला जो कमिंग ईयर्स के सितंबर वाली रिटर्न फाइल कर रहे हैं तब तक आप उस इनपुट को क्लेम कर सकते हैं। कभी कभी गवर्नमेंट इसकी टाइमलाइन को एक्सटेंड कर देती है, तो फिर वो स्पेसिफिक एक्सटेंशन वाला टाइमलाइन आप पे एप्लीकेबल होकर के चलेगा। सर ये एक्सेप्ट वाला जो आपने बात कहा है, जैसे वो तो हम लोग को मतलब वो तो रिटर्न फाइल किया होगा, लेकिन अगर हमने एक्सेप्ट नहीं करवाए, वो तो जनरली सीए और लॉगिन करते हैं और वो करते हैं, जी जी। तो वो तो फिर सर अगर जैसे पिछले फाइनेंशियल ईयर में मैंने तो जहाँ तक मेरा नहीं हुआ है, नहीं सर, जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनको पता होता है आपकी वो क्या कर रहे होंगे, इनपुट को क्लेम कर रहे होंगे। अगर आप नील भी रिटर्न फाइल कर रहे हो, लेट से हमने 5 महीने नील रिटर्न फाइल की, लेकिन उस पर्टिकुलर 5 मंथ्स में बहुत सारा परचेजिंग किया, वो आपके क्लेम कर ले रहे हैं। अब गलती होगी दैट इज अदर पार्ट, लेकिन वो जनरली लोग क्या करते हैं, क्लेम कर लेते हैं। और जब प्लांट लगा रहे हैं तो बहुत सारा मशीनरी रहता है जो खरीदने का रहता है, तो बहुत सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा हो जाता है, लाखों में चल जाता है, 2-4 लाख 10 लाख। ये कैपिटल गुड्स इसको बोलते हैं। इन्होंने जो बात बोली उसका नाम होता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स लेट से कॉन्ट्रैक्टर के केस में, हम कॉन्ट्रैक्टर वाला काम स्टार्ट किया, बिहार है तो वही ठेकेदार वाला। पहले ही साल में हमने 4-5 जेसीबी खरीद लिया, 4-5 हाइवा खरीद लिया। तो इसमें भी जीएसटी के 2 कॉन्सेप्ट है, एक तो है उसका आप इनपुट ले सकते हैं, दूसरा अगर आप इनपुट नहीं लेते हैं तो जो इनपुट है वो आपका कॉस्टिंग का पार्ट बन जाएगा और उस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, क्योंकि इनपुट में फायदा क्या होता है, ज्यादा होकर के चलता है। जब तक यूज नहीं कीजिएगा आपके पास पड़ा हुआ है। एक क्लेम केवल कर लेना है बस, क्लेम कर लिए आपके क्रेडिट लेजर में आ गया, बाकी लॉ की चीजों को आप फुलफिल कर रहे हैं। सर दूसरा डेप्रिसिएशन क्या होता है, फिर इनकम टैक्स में चला जाएगा। 100 रुपया का खरीदे, 10 रुपया जीएसटी था, 110 हो गया। हमने इनपुट क्लेम किया नहीं तो वो हमारी कॉस्टिंग बन गई, कॉस्टिंग बन गई तो 110 पे अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जब 5 साल चलेगा डिवाइडेड बाई 5 किए तो उतना हमारा खर्चा में बुक हो रहा होगा। यानी इनपुट जो सीधे आपको 100% बेनिफिट देता, वो अब आपको क्या दे करके चल रहा है, वो मात्र आप जितना भी आपका टैक्स रेट है उतना ही बेनिफिट दे करके चलेगा, 100% बेनिफिट नहीं ले रहे। पॉइंट क्लीन कीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट तो आपने बोला कि मतलब इनपुट ले लिया, दूसरा पॉइंट एक डिप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अभी मानिए आपके लिए important है। डिप्रिसिएशन नहीं वर्ड हमको समझना है, जो आपने बोला कि दो चीज होती है, एक तो आप प्लेन इनपुट ले सकते हैं, दूसरा ऑप्शन आपने क्या बोला वो तो कैपिटलाइज कर देते हैं, मतलब क्या हुआ कि आपने 100 रुपया 110 रुपया का एसेट दिखाया, मतलब हमने इनपुट क्लेम नहीं किया, तो मेरे बुक्स में वो 110 का एसेट दिखे। जब मेरे बुक्स में वो 110 का एसेट दिख रहा है तो हम हर साल डेप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे तो हम 110 रुपए पे चार्ज करेंगे। मान लीजिए कि 5 साल के लिए चल रहा है तो हम 22 रुपया हर साल चार्ज कर रहे हैं। 22 रुपया का खर्चा मेरे बुक्स में बढ़ गया, 22 रुपया का खर्चा मेरे बुक्स में बढ़ गया तो मेरा प्रॉफिट है वो 22 रुपये से घट गया। 22 रुपये से जो प्रॉफिट घटा तो मेरा एडवांटेज कितना है, जो टैक्स रेट है वही मान लीजिए 30% है, तो 22 रुपया का 30%, 6 रुपया का लगभग हमको उसमें टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, अगर हम उस जीएसटी भी क्लेम कर लेते, लेट सपोज हमने 110 रुपया में 10 रुपया का इनपुट क्लेम कर लिया, मेरे इनकम टैक्स में बुक्स में अब वो एसेट 100 रुपया का दिख रहा है, क्योंकि 10 रुपया का हम बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं, तो वो 10 रुपया मेरा कॉस्ट नहीं है। अब जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हम 100 रुपए पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मान लीजिए कि 5 साल के हिसाब से हर साल 20 रुपया करेंगे, 20 रुपया के ऊपर मेरा 30% मतलब 6 रुपया का रहा। तो यहाँ पे मेरा जो कॉस्ट सेव हो रहा है दैट इज 30% ऑफ 10 रुपया।
लेकिन वहां जब मेरा कॉस्ट सेव हो रहा है तो वो पूरा का पूरा जो 10 रुपया है हम इनपुट के तौर पे अपने 18% जो मेरा टैक्स, जो भी मेरा टैक्स जाता है उसमें वो पूरा 10 रुपया हम वहां पे क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे हम 10 रुपया का सिर्फ 30% क्लेम कर पाएंगे, दैट इन 5 ईयर्स, या जो भी एसेट का लाइफ है उसमें। जब हम आईटीसी क्लेम कर रहे हैं तो वो पूरा 10 रुपया हम क्लेम कर पा रहे हैं। आगे आगे भी आईटीसी है, लेकिन हम लोग इतना डिस्कस कर लिए कि वो आगे वाली स्लाइड में आएगी, तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, तो थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़कर करके चलते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट एरिया, इस पे आपको ध्यान रखना होगा। जो लॉस में हम लोग जीएसटी पे नहीं करते हैं, सॉरी सर, जो अगर लॉस हो रहा है, हमने प्रोडक्ट 100 रुपए में और हमने बेचा 90 रुपए में, हमारा लॉस हो रहा है, तो लॉस में हम लोग जीएसटी तो हमें पे करना होता है। जब भी हम बिल बनाएंगे तो हमको जीएसटी पे करना होता है। तो वो जो सेटल ऑफ होता है उस पॉइंट से क्या आपने बोला था कि लॉस के केस में हमें जीएसटी पे नहीं करना होता है। आपने लेट से 10 रुपया हम खरीदा और 10% उस पर जीएसटी थी, आपको इनपुट कितना मिला? 1 रुपए का। अब 8 रुपए में आप उसको बेच रहे हैं, पे कितना करना पड़ेगा? 0.80 रुपीज, यानी 80 पैसा। और आपके इनपुट में कितना पड़ा हुआ है? 1 रुपया। क्या आपके ऊपर लायबिलिटी बनेगी? मतलब सर हमें जीएसटी तो पे करना ही है, अगर 8 सेट हो गया ना भाई साहब, जैसे टैक्स आया और नीचे माइनस क्या हो रहा है? आईटीसी। सेटअप हो गया, जीरो हो गया, तो आपको पे नहीं कर। प्रॉम्प्टर काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, रिफंड का केस सब में नहीं होता है, रिफंड कुछ ही लोगों को मिल करके चलता है। जैसे आप एक्सपोर्ट वगैरह कर रहे हैं, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस होता है, उसमें आपको रिफंड मिलता है। हाँ, एलओयू, वो एक्सपोर्ट वाले केस में, एक्सपोर्ट का वाले केस में आपको रिफंड मिलेगी। लेट से हम जो कोई भी गुड्स या सर्विस बेच रहे हैं उस पर टैक्स लगना नहीं है, तो भी हम खर्चा कर रहे हैं उसका इनपुट तो जमा हो रहा है, तो गवर्नमेंट इस पे आपको रिफंड देती है। हालांकि बिहार में रिफंड लेना थोड़ा सा का काम है, मुश्किल काम है। यहाँ पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पढ़ा दीजिए, ऑफिसर पढ़ा भी लेंगे, लेकिन बोलेंगे जी ऊपर से ऑर्डर है नहीं रिफंड। तो आप मॉडिफाई करना पड़ेगा, हाँ जी, मॉडिफाई करना पड़ेगा, सही नहीं है। नहीं, अब उनको जाना पड़ेगा, या फिर जो प्रैक्टिकल केस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, स्ट्रॉन्ग नहीं, यहाँ पे बोलता है पैसा है ही नहीं, आपको दे कहाँ से? तो ये एलयूटी के केस में हमें कोई स्पेसिफिक नंबर तो मिलता नहीं है, एलयूटी का कुछ नंबर तो हम एलयूटी का ऊपर में कुछ यूनिक नंबर जनरेट करके देता है ना, लेटर में लिखा हुआ रहता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है। इस साइड देखिएगा, एलयूटी में रिसेंटली कल पढ़ा देख रहे हैं, ऊपर में एक नंबर रख करके चलता है। तो मैंने देखा था, मैंने रिसेंटली अप्लाई किया था, तो उसमें 2 यूनिक नंबर है, एक तो एआरएन नंबर होता है, रेफरेंस नंबर होगा, एक ऑर्डर नंबर होता है। तो जब हम लोग बिल किसी फॉरेन क्लाइंट को कर रहे हैं तो उसके इसमें हमें मतलब 3 बातों का ध्यान रखना है, मतलब कोई रेफरेंस नंबर डालना या फिर सिर्फ जीएसटी नंबर अपना डालेंगे तो काम हो जाएगा। उसमें देखिए एलयूटी को एज सच तो मेंशन करना नहीं होता, लेकिन बाकी मेंशन करना चाहिए। तो एआरएन के अलावा जो एक और यूनिक जनरेट होती है ना, वो आप रेफरेंस के लिए डाल सकते हैं। फिर एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत सारी कहानी है, जिसको बहुत सारी चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट का हम लोग एक अलग से सेशन रखेंगे। रिफंड लेनी है तो उसके लिए कैलेंडर से और एविडेंस रखना पड़ेगा आपके पास, ये स्टेट एक्सपोर्ट, क्योंकि आपको सरकार से पैसा निकालना उतना आसान काम, अपना ही पैसा अगर सरकार को दे दिए, अब आपका ही पैसा है, फिर बोले जी गलती हो गया, गलती से चला गया, बोला कोई बात नहीं, अब आसानी देंगे आपको। गलती से अगर आपने चालान भी बना लिया, फिर उसको किसी से एडजस्ट करना हो या वापस लेना हो, तो थोड़े से लॉ क्या होते हैं आपके टफ होते हैं। वहां पे बहुत सारी चीजों को फॉलो करना, इसलिए लॉ टफ होते हैं क्योंकि कोई गलत मिसयूज उसको ना करके चले। क्योंकि आपको भी पता है कि लॉ मेकर हमेशा लॉ जनरल केस में बना करके चलते हैं, और एडवांस लोग बैठे हुए होते हैं एक्सेप्शनल केस वाला। बोलता है कि आप ताला बनाइए, चाबी मेरे पास रेडी है। और हम लोग क्योंकि अभी हमारा बिहार भी इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से उतना डेवलप नहीं किया गया है, एक से एक तरीके के फ्रॉड होकर के चलते हैं। आपको लगता होगा कि बैंक बहुत सेफ है, यहाँ पे भी एक से एक। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ, कुछ नॉलेज न्यूज में तो कुछ आते हैं ना भाई, नॉलेज में तो सॉरी न्यूज में तो कुछ आते हैं जो पकड़े जाते हैं, जो वहीं वहीं पे अभी चल रहा है। ऐसे आप बहुत सारी चीजें होती है, तो न्यूज में सारी चीजें तो नहीं आती। 98% पकड़े नहीं जाते, 2% पकड़े जाते हैं, उस चीज को हम लोग जान रहे हैं। हाँ, रजिस्ट्रेशन में देखिए, पहले क्या होता था बिफोर जीएसटी वाले केस में, बहुत सारी चीजें होती जिसपे बहुत कंफ्यूजन होता था। जैसे गुड्स और सर्विस, एक तो हुआ कि देखते ही बता दिए कि हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जी, तो क्या है? सर्विस है। हम क्या बेच रहे हैं, तो कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो क्या है? गुड्स है। बहुत सारी चीजें ऐसे होती है जिसमें चीजें मिक्स होती है।
और मिक्स होती है, उसमें हमारा जब सर्विस टैक्स था उसमें उसमें रेशियो लगाता था कि इतना मान लीजिए इतने 40% सर्विस है, इसी पे टैक्स दे दीजिए। जीएसटी ने उन सारी चीजों को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया। वो स्पेसिफिकली बोल रखा है कि देखो ये सर्विस है और ये क्या है, गुड्स है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप गलती से ना बोले नहीं इसमें तो मिक्स है, वो लॉ में बता रखा है, तो आपको सर्विस ही मान करके चलना पड़ेगा। जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट का काम ले लीजिए, आपका कोई ठेकेदार घर बनाने के लिए लिया है, तो उसमें वो मटेरियल भी यूज कर रहा है और मैन पावर भी यानी सर्विस भी, लेकिन जीएसटी क्या बोल रखा है उसको कि आप सर्विस प्रोवाइडर है। तो ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरा लेबर तो ठीक है, बाकी जो ईट मटेरियल सरिया ये सब आ रहा है तो गुड्स है, बोला था, लेकिन अब आप सर्विस है। तो उसमें क्योंकि लोगों के माइंड में क्या ना हो, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए अलग से वो शेड्यूल बना रखा है, और शेड्यूल में वो बता रखा है कि ये सर्विस है और ये गुड्स है। तो तो कुछ गुड्स के केस मटेरियल में का प्रोडक्शन अगर खुद से कर रहे हैं तो भी सर्विस में ही हम शो करेंगे। जैसे मान लीजिए ईंट भट्टा उसका खुद का है, उस कॉन्ट्रैक्टर का, ठीक है, तो ईंट वो हम्म। अपना खुद का लगा रहा है, बाकी सारी चीजें परचेज करके और फिर सर्विस कर रहा है, तो क्या वो फुल्ली सर्विस कहलाएगा? नहीं, आप लेट से आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हो या किसी गवर्नमेंट यूनिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हो, और उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको सर्विस भी देनी है और ईट भी देनी है, तो आपका जो वो जो वर्क कहलाएगा वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में ही आएगा, चाहे वो ईट आप खुद बना रहे हो या बाहर से खरीद करके ला रहे हो। यानी रॉ मटेरियल पे हमारा चीजें डिफाइन नहीं होगी कि रॉ मटेरियल आप खुद बना रहे हो या बाहर से लेकर। लेकिन जो डायरेक्ट कस्टमर को दे रहे हैं वो डिफाइन करेगा। सॉरी, कस्टमर हाँ, जो कस्टमर को दे करके दे चल रहा है, वो इट मे पॉसिबल कि कोई कॉन्ट्रैक्ट अदानी ने लिया होगा और उसका सीमेंट तो अपना है, उसका तो सीमेंट क्या है अपना है। लेट से गवर्नमेंट से उसने टेंडर लिया कि हम ये जी पोर्ट बनाएंगे, पोर्ट बनाएंगे तो हो गया वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, और सीमेंट तो वो अपना ही यूज कर रही है, तो क्या वो गुड्स दे करके चलेगा? नहीं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है तो वो सर्विस में ही आकर के चलेगा। सर एक सवाल था। हम्म। ये B2C के केस में जो है, जैसे कि इनवॉइस जब जनरेट करते हैं, जैसे कोई हमारे B2C कस्टमर हमारा है, सपोज 100 रुपीज में दिया और वो उसके पास जीएसटी तो है नहीं, तो क्या हम उसको जीएसटी जब बिल बनाएंगे तो 82 रुपीज प्लस जीएसटी डालेंगे या 100 रुपीज करके 0% जीएसटी करेंगे? देखिए, लॉ क्लियर बोलता है कि आप इनवॉइस में दिखाएं या ना दिखाएं, आपके पास 100 रुपया आया वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। बाई डिफॉल्ट 80 रुपीज। आप इनवॉइस में हाँ। सामने वाले को लेट से आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं, मैं आपके दुकान पे गया या आपसे प्रोडक्ट खरीदा या आपसे सर्विस ली, मैंने आपके 100 रुपये आपके अकाउंट में डाल दिया, आप उस पे बिल पे जीएसटी दिखाएं या नहीं, आपको गवर्नमेंट एज्यूम करेगी कि जो 100 रुपया है उसमें क्या है, जीएसटी इंक्लूडेड है। नहीं सर, अभी आपने कहा था ना कि इनके केस में क्या 20% मतलब कि दिखा सकते हो हम? दिखा सकते हैं उस इसको जीरो, आपका प्रोडक्ट 0% वाला थोड़ी है। प्रोडक्ट मतलब जनरली दिखा ही नहीं सकते इनवॉइस। अच्छा जिस कोड के अंदर वो प्रोडक्ट है उस कोड का जो जीएसटी रेट है क्या HSN वो दिखाएं। HSN का तो कॉन्सेप्ट इसी के हाँ, लिए है ना सर। जब आप HSN स्पेसिफिक होइएगा तो बता ही रहे हैं कि गुड्स दे रहे हैं या सर्विस। जब HSN डाले, चाहे वो B2B हो या B2C। जी, और जब आपने HSN डाला तो प्रोडक्ट स्पेसिफाई हो गया हम्म। कि आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, तब तो आप गलती भी बताइएगा सामने डिपार्टमेंट पकड़ लेगा कि आप तो ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं 0% में है। HSN का तो इसी के लिए कॉन्सेप्ट। टैक्स लग रहा है, कुछ टैक्स नहीं लग रहा, सेविंग जैसे आटा ले लीजिए, कुछ इसके इनकम टैक्स लगता है, लेकिन इंश्योरेंस के जगह वाला लगता है। उल्टा आप शायद अगर 25 या 26 केजी का वो वेट नहीं पता है, अगर आपका जो कट्टा मतलब जो बैग होता है 26 केजी के बाद टैक्स लगता है। हाँ, वो एक मिनिमम पे क्यों लगेगा? नहीं, इधर इधर बाकी तो देख लीजिएगा अगर आपको तक नहीं लगता। 5 केजी में लगता है, 10 केजी का भी लगता है। हम थोड़ा इसमें कंफ्यूज हैं जो आप बोल करके। जनरली क्या होता है ना, जो ये जो ये वाला प्रोविजन चेंज होते रहता है, तो एक बार दिल्ली में क्या हुआ था कि ऐसा ही वो लिमिट लाया था केजी वाला, तुरंत हर एक कट्टे यानी बोरी की क्या हो गई, वेट जो हो गया, लेट से उसने 20 केजी से ऊपर पे जीएसटी लगा दिया, अब साढ़े 19 केजी का आटा मिल रहा है। क्योंकि कस्टमर तो लेगा उससे जीएसटी से क्या मतलब, वो तो देख रहा है हमारे पॉकेट से कितना निकल रहा है, उसने 19.5 केजी का पैकेट बनाना स्टार्ट कर। हाँ, तो आई थिंक आपका अपर केस में ही लगता है लोअर में। हाँ, वो तो देखने की चीज। ठीक है, वो जो भी रह करके चले। सर ये जो सर्विस और की बात है, तो
जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो ये तो गवर्नमेंट के केस में ठीक है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट अगर वो प्राइवेट पार्टी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट डील कर रहे हैं तो भी सेम कंडीशन अप्लाई होगा ना उन पे? सर जीएसटी लॉ में वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस डिफाइंड है, और जब कोई भी डेफिनेशन होता है वेदर वो पब्लिक के साथ हो यानी पब्लिक कंपनी के साथ हो या प्राइवेट कंपनी के साथ हो, वो कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं करके चलता है, उसका मीनिंग वही रहेगा। तो अगर आप मेरे को भी सर्विस दे रहे हैं, मेरा घर आप बनवा रहे हैं, तो भी वो क्या आएगा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में ही आएगा। या फिर गवर्नमेंट कोई अपना डिपार्टमेंट बनवा रही है तो भी वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में ही आकर के चले। सर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, जी IoT बेस्ड रोबोट है, ठीक है, और ये जो है हमारे सर्वर के थ्रू होकर के काम करता है, इसको हम परमानेंट कनेक्ट मतलब 24 आवर कनेक्ट होना है। तो एक तो हम डिवाइस सेल कर दिए, अब क्या है कि सर्विस भी दे रहे हैं, तो ये सर्विस में आएगा या प्रोडक्ट में आएगा? देखिए स्पेसिफिक केस में कभी कभी चीजें चेंज होती है। लेट से आपने कोई लैपटॉप बेच रहा है, हाँ। तो लैपटॉप के बाद उसको क्या देना है, लैपटॉप की सर्विस भी देना है। मतलब रोबोटिक्स है आपका, मैं उस चीज को और आसान कर दे रहा हूँ। हाँ तो हाँ। आपने लैपटॉप बेचा तो जनरली वो गुड्स में फॉल कर जाएगा, तो गुड्स वाला आप लगा दीजिए। उसके बाद जो आप सर्विस पे कर रहे हैं और उसकी जो कीमत है, अगर आपने उसमें ही इंक्लूड कर रखा होगा तो फिर उस समय आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा। अदरवाइज आप सर्विस का बाद में अलग से चार्ज ले रहे हैं, तब तो फिर वो सर्विस में ही केवल आकर के चलेगा। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो जो आफ्टर सर्विसिंग रहता है उसका भी उस समय चार्ज उसी समय कर करके चलते हैं। तो यहाँ पे फिर जीएसटी स्पेसिफिक हो जाता है, स्पेसिफिक स्पेसिफिक केस में, और उसके लिए अलग अलग प्रोविजन जो लॉ में है वो दे रखा है। अगर आपका इस तरीके का होगा तो आप डिटेल में बता पाइएगा, तो फिर हम आपको पर्टिकुलर आंसर कर पाएंगे कि आपके केस में क्या होगा। सर जैसे हमारा तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर हम क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हम तो सर्विस दे रहे हैं, और मतलब मेन तो हमारा काम सर्विस है, ये तो प्रोडक्ट जैसे कि रॉ मटेरियल है उस तरह से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बेच क्या रहे हैं सर, आप रोबोट अपना बेच रहे हैं या रोबोट की सर्विसेज बेच रहे हैं? नहीं, हमारा डिवाइस हम सेल कर रहे हैं जो कि सर्वर के थ्रू ही वर्क करता है, मतलब प्रोसेस करता है सारा डेटा जो भी है, ठीक है। तो मैं हम ये क्लेम कर सकते हैं कि हम सर्विस दे रहे हैं और ये जस्ट सपोर्टिंग डिवाइस है उसके लिए, ये सर्विस ऑफलाइन की वर्क टोटल नहीं करेगा। नहीं देखिए इसमें बहुत सारी चीज देखना पड़ेगा। लेट से आपने जो प्रोडक्ट बेचा, अगर आपने सामने वाले को बेच दिया तो उस समय तो वो गुड्स कंसीडर किया जाएगा। बहुत सारी हाँ चीजें फ्लॉपी डिस्क ये जी सब बहुत पहले भी बहुत सारा केस स्टडी पड़ा हुआ है। बहुत सारे जी। सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें मेन रहता है वो सॉफ्टवेयर, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को बेचने के लिए हमें कोई क्या चीज चाहिए, फिजिकल उसका कुछ चाहिए जिसपे हम उसको बेच करेक्ट सकें, करेक्ट। है ना। तो उस तरीके की चीजें रहता है, तो उसके लिए लॉ में बहुत सारे केस स्टडी पड़े हुए हैं। वहां पे देखा जाता है कि इसमें है क्या। बोला कि इसमें ये तो हम 90% जो चार्ज कर रहे हैं अमाउंट, वो क्या है, किस चीज का है, सॉफ्टवेयर का है। तो फिर उस बेसिस पे उसको बता दिया जाता है कि ये तो सर्विस है, जो उसके लिए हमने फिजिकली जिस भी चीज में उसको रख करके बेचा है वो तो जस्ट एक माध्यम था उसको बेचने के लिए। तो वहाँ पे मैक्सिमम केस में आपका सर्विस ही रह पाता है। लेकिन बहुत सारे केस में हो गए कि नहीं 40-50 या इस तरीके का रेशियो रहता है, तो फिर उस केस में अलग अलग। वही ना बताया कि आपका केस थोड़ा सा स्पेसिफिक है, तो डिटेल में बताइएगा तो फिर केस स्टडी प्रोविजन वगैरह को देख कर करके आपका सोल्यूशन बताया जाएगा। एक बार आप श्योर ऑफलाइन कनेक्ट जी जी, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जनरल एस्पेक्ट को शेयर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मतलब ऐसा है केस मार्केट में अवेलेबल है तो लॉ है, तो उसके लिए तो केस कभी कभी क्या होता है कुछ चीजें यूनिक ऐसी आ जाती है जो हमारे लॉ मेकर ने नहीं सोच रखा है। आप कुछ बोलते हैं, आप डिपार्टमेंट के साथ जाते हैं, डिपार्टमेंट क्या देखेगा कि किसमें उसका टैक्स कलेक्शन ज्यादा बन रहा है। लॉ का इंटरप्रिटेशन क्या निकल रहा है उससे उसको मतलब नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए बैठा हुआ है। गवर्नमेंट हमें हमेशा क्या सोचती है कि थोड़ा पैसा ज्यादा आकर के चले। वो बोलता है कि आप समझिए हम तो यही समझते हैं। फिर आप बोलेगा कि आप तो गलत हैं, आपने उसको कन्विंस भी कर दिया, बोला देखिए वो हमको भी लग रहा है लेकिन हमें क्या करना है, टैक्स ज्यादा, आप हायर अथॉरिटी के पास चले जाइए, नहीं तो हम आपको यहाँ पे अलाउ कर देंगे। हमें ऊपर क्या मीटिंग में लग जाएगी कि आप कैसे कर दिए वो सब कर दिए। तो इस समय फिर हमें हायर अथॉरिटी में जाना पड़ता है, कभी हायर अथॉरिटी भी नहीं देती है, तो आप भी सुनते होंगे केस हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है। तो बहुत सारे कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ पे हमारा लॉ क्लियर नहीं होता है, तो फिर ये सब केस में आती है, लेकिन ये सब एक्सेप्शनल केस होकर के चलता है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दे फिर हम लोग हाँ क्वेरी ठीक पे है। आते हैं। इस पे गुड्स के केस में आपका मन है जीएसटी ले, मन नहीं है जीएसटी नहीं ले, लेकिन अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से एक्सीड कर जाएगा तो आपको हर हाल में क्या लेना पड़ेगा, जीएसटी लेना पड़ेगा। 2-3 क्वेश्चन इस पे
आते हैं, तो लेट से हमारा इस महीना 38 लाख था, नेक्स्ट मंथ 40 से एक्सीड कर गया, बोलता है जब से 40 से एक्सीड किया उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रेशन ले लें, और जितना एक्सीड किया उतना ही पे आपको टैक्स देना है। ऐसा नहीं कि जीरोस फिर लेकर के आपको टैक्स देना है। तो जितना से एक्सीड किया उतना ही से। कुछ स्टेट हैं जहाँ पे ए लिमिट 20 लाख कर दी गई है। जनरली ये सब हिली एरिया बेस्ड स्टेट होकर करके चलते हैं। सर्विस के केस में अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो यही लिमिट 20 और 10 की हो जाती है। यानी नॉर्मली जनरली अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड करता है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगेन क्राइटेरिया सेम है, 30 दिन के अंदर अंदर 20 से जितना एक्सीड किया उस पर आपको टैक्स पे करनी है। और कुछ स्पेसिफिक स्टेट हैं जहाँ पे इसकी लिमिट 10 लाख रुपए कर दी गई है। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिसके लिए मैंडेटरी लेना होता है, चाहे आपका टर्नओवर 1 रुपया हो या 2 रुपया हो या 2 लाख हो या 2 करोड़ हो। जैसे वहां पे देख लीजिए इंटर स्टेट सप्लाई, ताकि वहां पे भी गुड्स और सर्विस के केस में अलग अलग है। तो इंटर स्टेट सप्लाई अगर सर्विस दे रहे हैं, सर्विस के केस में स्पेसिफिकली आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी लेना पड़ेगा। गुड्स में गुड्स के केस में आई थिंक लेना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाउट बड़ा था। हाँ, तो उस पे के भी केस में आपको लेना पड़ेगा। कुछ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं, मतलब टेम्पररी टाइप का, तो बिजनेस में आते हैं फिर चले जाते हैं, उस केस में उन लोगों को भी, एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट पर्सन, तो उन लोगों के लिए भी आपका अगर सर्विस रिवर्स चार्ज में आता है, रिवर्स चार्ज ऑलरेडी गवर्नमेंट बता रखी है, 10-12 सर्विसेज है, मतलब जिसपे आपका क्या लगता है, रिवर्स चार्ज लगता है। अगर आप उसमें डील कर रहे हैं तो भी आपको मैंडेटरी लगेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर, बहुत सारे लोग इसमें कनेक्टेड हैं, तो भी आपको क्या लेना है, मैंडेटरी है। टर्नओवर आपके उस पर एप्लीकेबल नहीं होकर के चलता है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया, ई कॉमर्स सप्लायर हो गया। आईएसडी का कॉन्सेप्ट आप सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। इन एचओ वगैरह पे एप्लीकेबल होते हैं, जिसकी एचओ एक होती है और बहुत सारे क्या होते हैं, ब्रांचेज होते हैं। बहुत सारी सर्विसेज तो एचओ भी एग्जीक्यूट कर रही होगी, बिल एचओ के नाम पे फट रहा होगा, दैट मीन्स रेज हो रही होगी। हाउएवर एचओ तो कोई सर्विस ही प्रोवाइड नहीं करता है। सर्विस या गुड्स कौन बेच रहा है, ब्रांच बेच रही है, और इनपुट बहुत सारा किसके पास पड़ा हुआ है, एचओ के पास पड़ा हुआ है। तो उसके लिए वो इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है, तो उसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, इग्नोर करके चलते हैं। फिर ये एक बताए थे इंटर स्टेट सप्लाई के सर्विसेज लागू, गुड्स आई थिंक दोनों के लिए वो एक बार देखना, मैं मतलब अभी थोड़ा सा दोनों के लिए रिव्यू कर लिया जाए, मेरे गुड्स के लिए। कोई अगर छोटा सा सपोज है कोई अचार बनाता है, मतलब ये 10,000 का 20,000 पर मंथ कर रहा है, तो उसको दूसरे दूसरे स्टेट में बेच रहा है, उसको भी जीएसटी चाहिए करना पड़ेगा। तो पकड़ लेगा गाड़ी आप। जैसे ही आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंटर करेगा आपका प्रोडक्ट, फिर पकड़ लेगा कि कहाँ ले रहे हैं, जीएसटी भी, लेवे भी, बहुत सारी चीजें होती हैं। इम्प्लीमेंट छोटे लोग नहीं कर पाते हैं चीज। थोड़ा सा बड़ा होइएगा, लेट से कल ही एक केस आया हुआ था, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ही मुझे कॉल आया। फिर रिसेंटली मोदी जी कहीं विजिट किए थे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने बहुत सारा क्या बनाया था, आईडी के लिए वो बैच बनवाया था। बैच भी पहुंच गया, प्रोग्राम भी हो गया, ईवे भी अब जा रहा है। तो बहुत सारे समय में क्या होता है, लेट से आपको इतना बॉडी वाला बैच था, आप स्कूटी पे रख के पहुंचा दिए, कौन कोई पकड़ रहा है, नहीं पकड़ रहा। इट डजंट मीन ना कि लॉ उसके लिए नहीं बना। कभी कभी क्या होता है कि प्रैक्टिकली वो फॉलो नहीं होता है, लेकिन जब आप बड़े पे जाइए, आपको 4 ट्रक वही चीज भेजना होता है, तब आप क्या ऐसे कर पाते नहीं, अप्रूव इनवॉइसिंग अगर एप्लीकेबल होती है। डिपेंड करता है एरिया पे, समटाइम्स क्या होता है इंडस्ट्रियल एरिया में आप के बिना ट्रक वहां से भेज नहीं सकते, वहां पे डिपार्टमेंट अवेलेबल रहता है कि आपको चेक करेगा और पकड़ लेगा। हाँ वही बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल कौन सी जगह पे आप कहाँ पे हैं, ये सब चीज पे डिपेंड होकर के चलता है, डिपेंड करती है हमारी चीजें। आइए इनवॉइसिंग पे हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कशन कर रखा था, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। अभी भी आप कोई भी प्रोडक्ट ईवे बिल पे आ रहे हैं सर, अच्छा जी ठीक जी है। ईवे बिल पे आ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे, उसके बाद भी अगर आपके माइंड में कोई रहेगी तो डेफिनेटली हम लोग डिस्कस करेंगे। इनवाइसिंग में हमें क्या करनी होती है, आप किसी को भी बिल रेज कर रहे हैं, इनवाइस रेज कर रहे हैं, तो ध्यान रहे उसमें सामने वाले के नाम, नंबर, एड्रेस प्रॉपर लिखा होना चाहिए। अगर सामने वाला रजिस्टर्ड पार्टी है तो उसका भी आपको जीएसटी नंबर उसमें मेंशन करना होगा। अगर आप कोई भी गुड्स सेल कर रहे हैं तो गुड्स का नाम विद एचएसएन कोड, एचएसएन कोड भी आपको मेंशन करनी होगी। साथ में क्वांटिटी वगैरह है तो क्वांटिटी वगैरह को भी उसमें बताना पड़ेगा। अगर आपके पास 50 मटेरियल मतलब एक साथ बेच रहे हैं तो उस केस में आप इनवॉइस के साथ अनेक्सर लगा सकते हैं, जिसमें आप अलग अलग क्वांटिटी को डिटेल दे सकते हैं, मतलब सकते हैं।
कि हमारे केस में ऐसा है वैसा है, तो एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको प्रॉपर डिटेल देना पड़ेगा, तभी आपकी इनवॉइस कंप्लीट मान कर करके चलेगी। सर एक क्वेश्चन है, अगर कोई ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू नहीं हुआ है, करंट अकाउंट के थ्रू नहीं हुआ और उसका आइटम में जो है वो 0% जीएसटी है और पार्टी भी जो है अनरजिस्टर्ड है, तो वो जीएसटी का टर्नओवर चले जाइए उसमें जीएसटी भी काटा जा सकता है। मीटिंग, हाँ, यही रस्ता देखिए मीटिंग एक के लिए एक वो मीटिंग एक कर रहा है, सेकेंड टाइम सर, इनवॉइस हल्ला के कर रहा है। रिस्पेक्ट में मैं कुछ और चीजें क्लियर कर देना लेके जाओ। चाहता हूँ। जीएसटी हमें ये नहीं बोलती है कि आप कैश में ही सेल कीजिए। बोलिएगा थोड़ी देर पहले तो इनपुट में बोल रहे थे कि आप बैंक से ही पेमेंट कीजिए, तो हाँ, आप खरीदते हैं तो इसका ध्यान रखिए। लेकिन अगर आप सेल कर रहे हैं तो ये मैंडेटरी नहीं कि हमें बैंकिंग चैनल से ही सेल करना है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कैश सेगमेंट में खूब सेल होता है। जैसे आपका स्टेशनरी आइटम, स्कूल के सामने खोले हुए हैं, बच्चे आएंगे, आपको क्या देगा, तो यूपी आएगी तो थोड़ी सी बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो रही है, वो कैश देंगे, आपको बेचना पड़ेगा। और आप बहुत बड़े दुकानदार हैं, मतलब साल भर में 1-2 करोड़ का सेल तो कर देते हैं, तो भी आपको उसकी प्रॉपर इनवॉइस बनानी पड़ेगी। भले ही उसका नाम नहीं पता है तो आप कुछ भी लिख करके चलें, लेकिन आपको इनवॉइस बना कर करके चलना, मतलब डिटेल आपके पास रखना पड़ेगा। B2B में तो मैंडेटरी हो जाती है, आपके सामने वाला मांगेगा ही तो आपको बनाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप कैश में भी सेल कर रहे हैं तो भी आपको इनवॉइस का रिकॉर्ड रख कर करके चलना पड़ेगा। तो इनका हम एक ही बना सकते हैं। हाँ, B2C में सब चलता है। देखिए जहाँ पे प्रैक्टिकली छोटे छोटे सेल हो रहे हैं तो गवर्नमेंट भी आपको उतना जोर नहीं देगी कि नहीं एक एक चीज लेकर के आइए। लेकिन जहाँ पे हाँ B2B के केस में तो सामने वाला ही आप पे हो जाएगा कि भाई साहब दीजिए बिल, तो उसमें तो आपको बिल बनाना ही है। अगर सर मतलब परचेज और सेल ही पूरा बैंक के थ्रू नहीं हुआ, सेल तो ठीक है कैश में की है और परचेज भी कैश में ही की है, उस केस में बना जीएसटी बिल लगाया जा सकता है। हाँ, आप सेल किए हैं तो आप परचेज किए तो क्या हो गया, अनरजिस्टर्ड परचेज हो गया। हाँ, डेट से आपने किस में खरीदा है, विदाउट जीएसटी में। लेकिन अगर आप कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी, जीएसटी से तो बच जाएगा, वही इनकम टैक्स आ जाएगा। और जिसमें सपोज किसी ने सर्विस लिया और उसमें उस इनवॉइस में कैशन कोड अगर नहीं है तो क्या हमें इनपुट मिल सकती है? इनपुट देखिए, इनपुट जनरली क्या होता है, वहां पे सामने वाला पोर्टल पे दिखा जाएगा आपके यहाँ पहुंच गया। लेकिन जब डिटेल स्क्रूटनी होती है, आपकी फाइल ऑडिट वगैरह में लग जाती है, तब जब आपका इनवॉइस वगैरह चेक करता है, जो ऑफिसर्स होते हैं वो इस सब कंसर्न को रेज कर सकते हैं कि आपका इनवॉइस ही तो प्रॉपर नहीं है। फिर वो सेक्शन कोड करेगा कि सेक्शन तो बोलता है कि आपके पास प्रॉपर इनवॉइस होना चाहिए, प्रॉपर इनवॉइस सर हमारे पास कंप्लीट कर। में 2 जून का एक इनवॉइस है, जिससे सर्विस लिया था, ज्यादा छोटा अमाउंट है 2360 रुपये का, उसमें जेसन कोड है ही नहीं। तो आप सामने वाला को बोलिए कि थोड़ा सा भाई साहब बढ़िया से रिवाइज करके भेज दीजिए, भेज देगा, आप अपना सिपर हो गए। सर एसएसएन कोड और 0% जीएसटी हम किसी आइटम को डालना जरूरी है इनवॉइस में। आप सेल कर रहे हैं तो एचएसएन कोड डालना जरूरी है, सबका एचएसएन कोड है, एचएसएन कोड सबका है, 0 का हो 5 का होगा और इस पे दो चीज सर और एक आप क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जी जी पूछना है। हम्म, हेलो, जी जी पूछिए ना। बोल रहे हैं कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो अगर कोई कंपनी क्रॉस नहीं करती है, पहले जीएसटी लेके रखा है इनिशियल डे से, तो फिर उसके लिए आप वो कंपनी कैसे मैनेज करेगी? जिन्होंने हाँ तो जीएसटी नहीं लेना है, कल से भी आया, जिन्होंने जीएसटी फिर है ना, चला जाएगा ना, पलट जाएगी, सड़क नहीं चलेगा देखिए, हाँ मुड़ी मुड़ी हेलो, में कुछ नहीं। हेलो। जिसने भी वॉलंटरी, हाँ, वॉलंटरी बेसिस पे जिसने भी ले रखा है उनको हाँ, कंप्लायंस से फिल करना पड़ेगा। हालांकि आप थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा तो मैं थोड़ी सी और चीज समझ पाऊँ। फिर से बोलूं क्या सर? हाँ जी, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए आप। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरी कंपनी है वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं की है, जीएसटी ठीक है, मैंने पहले से लेके रखा है। तो अब जैसे ठीक है। प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट का मैं जीएसटी दूंगा, और अभी कंपनी है जो सैलरी, जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी कट कर रही है, दे नहीं रही है कि भाई किसी तरीके से ये स्टार्टअप ग्रो करे, टर्नओवर ठीक है जो एक्सपेंसेस को ठीक है मेंटेन करे। समझ आप, ठीक तो है ठीक है, उसमें आपकी चीज को समझ। एक उसमें आप, बार गलती से आपने जीएसटी ले लिया, 1 रुपए का भी सेल कीजिएगा आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। चाहे हम्म, आपकी कंपनी चल रही हो, गिरी हुई हो, आपका हम्म, लॉस में है, सैलरी देने का पैसा नहीं है, लॉ हम्म, उसको नहीं देख करके चलेगा। अगर आपको लगता है कि हमारा तो लिमिट है ही नहीं, तो हम्म, आप उसको वॉलंटरी सरेंडर कर दीजिए। जब हम्म, आपको लगे कि जो हम्म, टर्नओवर की जो क्राइटेरिया है, थ्रेशोल्ड लिमिट है, उसको एक्सीड कर गया, तो फिर से आप अप्लाई करके जीएसटी ले लीजिए। हम्म। नहीं,
तो हमारे यहाँ स्टार्टअप बिहार में तो जीएसटी के लिए बोलते ही है कि जीएसटी करा लो पहले। सर लॉ आपको कहाँ पे बोल रहा है? आप कभी कहीं कहीं पे क्या होता है, प्रैक्टिकल इश्यूज होते हैं। हाँ लेट से कि आप, आपका 1 ही लाख का टर्नओवर है, लॉ तो नहीं बोल रहा है कि आप जीएसटी नंबर लीजिए, लेकिन हाँ आप मेरे पास आए, आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने के लिए, मैंने हाँ। बोला कि भाई साहब मुझे जीएसटी बिल चाहिए। आप कोई भी गवर्नमेंट को आप अपनी सर्विस देने जाइएगा, वो बोलेगा कि हमको कौन सा बिल चाहिए, जीएसटी। आप अपने लोभ में आपका लिमिट तो नहीं क्रॉस किया नहीं है, नहीं। लेकिन तो आप चाहिएगा जो कि आपका सेल अब जो मुझे कंप्लीट करने दीजिए, कि हाँ सर सेल बोलिए। बढ़े तो ये आपको लेना पड़ता है। तो समटाइम्स क्या होता है कि थ्रेशोल्ड अप्लीकेबल नहीं होती है, लेकिन हम्म, हमारा सेल करने के लिए या फिर हमारा बिजनेस का ऐसा मतलब सिचुएशन बन जाता है कि हम लोग हम्म, वॉलंटरी बेसिस पे लेते हैं, और एक बार आप वॉलंटरी बेसिस पे ले लिए, सर ट्रस्ट फ्री होता है ना। हाँ, तो फिर आपको उसकी जो भी कंप्लायंसेज है आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। तब ये तो स्टार्टअप और छोटे व्यापारी के लिए तो नुकसान ही है ना, फायदेमंद तो है ही नहीं सर इससे। अब देखिए, अब जीएसटी तो हमारे लिए फायदेमंद है ही नहीं, जब बड़े हो गए जब तो ठीक है, चलो बेच रहे दे रहे टैक्स। इनकम टैक्स देखिए तो मैम, मैनेज कर, इनकम आईटीआर तो चलो मैनेज कर ले रहे, प्रॉफिट हो रहा है, गवर्नमेंट ले रही है, कोई बात नहीं। अब डे वन। वॉलेंटरी हैं, वॉलेंटरली अगर हम जा रहे हैं कि हम जीएसटी ले, तो जो कंप्लायंसेस है वो तो मेरे ऊपर एप्लीकेबल हो ही जाएगा ना। वंस रजिस्टर्ड आई हैव टू कंप्लाई। जब तक हम रजिस्टर्ड नहीं है, जब तक हमको ऑप्शन है कि हम रजिस्ट्रेशन ले चाहे नहीं ले, तो भाई मेरा मन कर रहा है खरीदने का, या मेरा सामने वाला कस्टमर वेंडर हमको कह रहा है कि जब तक आप जीएसटी नहीं लीजिएगा तब तक हम काम नहीं करेंगे आपके सामने, तो आपके साथ। स्टार्टअप फंस रहा है ना, इसमें तो स्टार्टअप फंस ही रहा है सर। अब नहीं सर, जैसे सामने वाला लेटेस्ट अगर जीएसटी बिल मांग रहा है, समझिए मेरी बात समझिए सर। सामने जी वाला जी, जीएसटी बिल ही मांग रहा है और स्टार्टअप जो है वो जीएसटी लेने जा रहा है, तो फिर वो तो फंस ही रहा है फिर। वो तो इस एन केन प्रकरण वो उसके ऊपर तो लग ही गया। अब वो तो जीएसटी ऐसा नहीं है, फिर बार बार यही बात हो रही है कि जीएसटी इज नॉट योर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। आपके हम्म, पॉकेट से जीएसटी नहीं जा रहा है, वो आप सामने वाले से रिकवर करते हो और सरकार को देते हैं। हम्म। द ओनली कंप्लायंस इज कि आगे हम लोग देखेंगे भी कि हमको रिटर्न मैम फाइल सर्विस करना है, में क्या तो है हमारे मैम? ठीक है आपने कहा सर्विस में क्या है, सर्विस में हम तो सामने वाले से प्रोडक्ट ले ही नहीं रहे, वो तो हमारे सर्विस पे ही आप लगा के ले रहे हो। हाँ हाँ, मैं ये कह रही हूँ अगर कि मैं मैंने अगर क्या, अगर अगर मैंने मेरी किसी को सर्विस है क्या, 100 रुपये, समझ लीजिए मैम, मेरी सर सर्विस है 100 रुपये। सर हाँ मैंने किसी को सर्विस दिया 100 रुपया का, हम्म तो मैंने उसको चार्ज किया 118, हाँ 18 रुपया तो उसी से ले रहे हैं ना, वो 18 तो रुपया हम सरकार को दे रहे हैं। 18 रुपये लगाने के बाद हमारी सर्विस महंगी भी तो हो जा रही है सर। क्या हो जा रही है? महंगी भी तो हो जा रही है, कम्पिटिटिव माहौल को भी तो देखना है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि चीप भी मेरी और पट भी मेरी नहीं हो नहीं सकता है। नहीं नहीं अगर हम अपना तो ब्रांड बना रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चीज हमको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर जीएसटी लिया है तो आई हैव टू कंप्लाई, या तो हम नहीं ले, या तो हम छोटे व्यापारी बंद करके रहे और हम छोटा छोटा सेल करें। अगर हम बड़ा सेल कर रहे हैं, सामने वाला जीएसटी मांगेगा। नहीं, जैसे अब इस लाइन में आए हैं तो कोई बड़ा ऑर्डर आ ही जाता है, उसमें मांगते डिमांड ही करते हैं कि हाँ आप जीएसटी आप दो मुझे, मुझे भी आगे उसको करना है, सेल करना है, तो तो जीएसटी उनको में तो उनको भी कंप्लाइंस करना पड़ेगा। आउटपुट आउटपुट आएगा उनका, क्योंकि जब वो इनपुट उनका जीएसटी बचेगा। मैम दो क्वेश्चन है। पहला तो ये कि हमारा जो भी वर्क है ठीक ठाक चल रहा है, बिलो द लिमिट है, बट एक दो केसेज ऐसे होते हैं जहाँ पे पार्टी के साथ हमको डील करने के लिए जीएसटी मैंडेटरी होता है। तो क्या ऐसा कोई टेम्पररी जीएसटी का कोई प्रोविजन है? और दूसरा ये क्वेश्चन है कि टेम्पररी जीएसटी का प्रोविजन है सर, लेकिन वो आपके केस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे होता क्या है कि कभी कभी आपको कुछ बहुत सारे गवर्नमेंट स्पेसिफिक जगह पे, उसको क्या बोलते हैं, मार्ट टाइप का लगाता है, उसका स्पेसिफिक वर्ड होता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ, उसमें पार्टिसिपेट आप करने जाते हैं और उसमें आपका कोई प्रोडक्ट सेल होकर करके चला, तो उस केस में आपको टेम्पररी नंबर मिलते हैं, या फिर कोई आउटसाइड इंडिया से आ रहा है, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आ रहा है, तो वो सब केस में मिलता है। बाकी जनरल केस में आपको टेम्पररी नंबर नहीं मिलता ऑल राइट। और एक है कि कुछ परचेजिंग जो है हम इन कैश किए हैं, ठीक है, उसका इनपुट क्रेडिट नहीं है, और तो क्या उस चीज को हम आउटपुट में मतलब जैसे आगे सेल कर रहे हैं तो उस चीज के लिए मतलब इंक्लूड नहीं कर सकते हैं क्या, शो नहीं कर सकते हैं उस चीज को? सर, जब आपने कैश में खरीदा है तो इनपुट तो मिलेगी ही नहीं, जो भी आप सेल कीजिएगा उस पे जो आपकी टैक्स बनेगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो बेटर है कि हम उसको आगे कैश में ही डील करें।
सॉरी, तो बेटर यही होगा ना कि आगे अभी हम उसको कैश में ही डील करें। कैश में सेल करिए या अकाउंट पे ही चेक से सेल करिए, वो आपका सेल का पार्ट है तो उस पे जीएसटी लगेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द ओके फैक्ट कि आप रिसीव किस फॉर्म में कर रहे हैं। सर ये ईवी फाइनेंस ईवी बिल में जो आपने लिखा है 50,000 से ऊपर का गुड्स का मूवमेंट होगा तो वो उसमें ईवी बिल लगाना है, लेकिन गांव में सर ट्रैक्टर में 2-2 लाख का पंखा चला जाता है, उसमें ईवी बिल कैसे लगेगा सर? एक गांव से दूसरे गांव। वो तो इंटर स्टेट है ना, वो इंटर स्टेट होता है, वो जो स्टेट से बाहर जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इंटर स्टेट नहीं होगा। आपका हो सकता है कि पटना में एक छोर से दूसरे छोर पे पहुंचाना चाह रहे हैं, एक लिमिट भी रहता है, लेकिन एक स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा और अमाउंट से ज्यादा आप एक्सीड कर रहे हैं। अगर अमाउंट एक्सीड कर रहा है और आपको विद इन सिटी में ही करना है तो भी आपको जनरेट कर तो कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी से अगर भेजते हैं तो भी रहता है। केस में आपकी जो बात है ना सर, वो सब एग्जेम्प्टेड है, वो सब में मांगेगा ही नहीं। गवर्नमेंट कहाँ पे अलर्ट रहेगा? जहाँ पे टैक्स की बात होकर के चलेगी तो उसको लगेगा कि इस पे तो जी टैक्स ही नहीं लगने हैं, तो उस पे आपको नहीं होकर के चलेगा। जो खासकर जो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, वही आटा की बोरी आप ले जाइए, फिर आपको पकड़ेगा कि कहाँ पे आटा की बोरी भर करके ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं। लेकिन आप उस पे गेहूं कटवा करके ले जाइए, कोई नहीं आपको रोक कर करके चलेगा। तो ये सब चीजों होता है की ना थोड़ा सा सर, ईवे ट्रक बिल और ट्रक ट्रक में थोड़ा सा जितना डिस्कस। अटता है भूसा वो पिकअप पे जाता है। क्वेरी पे आऊंगा सर, मैं थोड़ा सा और कंप्लीट कर लेता हूँ। दो चीज अभी रिसेंटली चेंजेज हुई है, ईवे बिल और आपका ई इनवॉइसिंग। इसमें क्या हुआ है, मतलब और भी एस्पेक्ट पे हम लोग बात करेंगे ही हैं। पहले क्या होता था ना, लेट से कि मैं आपका सीए हूँ और आईडी पासवर्ड मेरे पास है। अब मेरे मन में क्या आ गया कि थोड़ा सा लालच आ गया और मैं चाहता हूँ कि आपके आईडी से बहुत सारे को बिल काट दूं, है ना, ई बिल भी काट दूं। आपको क्या पता, मैंने काटा और क्या होगा, आपके पास ओटीपी गया, पहले भी जाता था, आपने बता दिया। इसलिए गवर्नमेंट ने, हालांकि प्रोफेशनल्स ऐसे नहीं करते हैं, जनरली अनप्रोफेशनल से आप काम करवाइएगा तो इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रोफेशनल्स को पता है कि ऐसे केस में फ्रॉड में आएंगे और इसके क्या आउटकम्स होकर के चलते हैं, तो उनको पता होता है। हो जाएगा। और आप पे भी तो 420 लग करके चलेगा। लेकिन जो अनप्रोफेशनल होते हैं उनको तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट दिखता है, वो सब कमिट कर देते हैं। इसके लिए बहुत सारे केस राइज हुए हैं आपके भी स्टार्टअप में। बोला सर कि बिल कट गया, हमको पता ही नहीं है कि बिल कट, ईवे बिल भी बन गया, हमको पता ही नहीं था। हम तो 5-6 महीने के बाद किसी हमारे नोन थे तो उन्होंने बोला कि लाओ चेक करते हैं, तो देखे तो पता चला ईवे बिल ये सब हो रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ने उसमें और थोड़ा सा जो लॉगिन का केस है, ऑथेंटिकेशन का केस है, वो बढ़ाया है कि आईडी पासवर्ड के साथ साथ क्या होगा, आपको एक और ओटीपी जाएगा और ओटीपी डालिएगा तब आपका लॉगिन होकर के चलेगा। तो कभी भी आप किसी को भी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाइए तो अपना ईमेल आईडी, अपना नंबर आप दे करके चलिए, लेकिन ध्यान रहे जब ईमेल आईडी और नंबर जब आप अपना देते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसा ना हो कि सामने वाला कॉल कर रहा है, आप कॉल ही नहीं रिसीव कर रहे हैं, आज लास्ट डेट है, वो सुबह आपसे कॉल कर रहा है, आप बोले "नहीं भाई साहब मीटिंग में बैठे हुए हैं, देते हैं", फिर आपकी क्या होगी, कंप्लायंस लेट हो जाएगी। तो उस केस में आपको भी ध्यान रख करके चलना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, प्रोफेशनल बोलते हैं कि नंबर आपका रख लीजिए, मेल अपना दे देता हूँ, लीगली ये भी गलत है, लेकिन लोग प्रैक्टिकली ऐसा कर करके चलते हैं। कम से कम आपके आईडी में क्या हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए, आपको अवेयर होना चाहिए। इसलिए रिसेंटली 2 चेंजेस ये सब में आकर के चले हैं। ई इनवॉइसिंग सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, एक स्पेसिफिक स्टोर की एक्सीड करेगी तभी आपको ई इनवॉइसिंग जनरेट करना पड़ेगा। उसी तरीके से ईवे बिल का भी कॉन्सेप्ट है, जैसे 50,000 या 1 लाख ये सब चीजें चेंज होते रहती है। तो 1 लाख से अगर आपका ज्यादा का सेल कर रहे हैं तो ईवे बिल आपको जनरेट कर करके चलनी पड़ेगी, और चाहे वो विद इन द स्टेट हो या स्टेट के बाहर हो, ईवे बिल आपको जनरेट कर करके चलना पड़ेगा। और सारे एस्पेक्ट हम लोग लगभग डिस्कस कर रखे हैं। जो भी हाँ, एक वेयर हाउस से अपना दूसरा ईवे बिल की टाइम लिमिट होती है, 24 घंटे में एक्सपायर कर जाता है। कभी कभी होता है कि आपने बिल ईवे बिल रेज किया, आपकी गाड़ी जाम में पकड़ा गई, 12-15 घंटे क्या होगा, जाम में ही खड़ा रह गया। तो उसमें फिर गवर्नमेंट ने बना रखा है कि आप जाएं और उसको फर्दर एक्सटेंड कर लें, उसकी भी एक लिमिट है। ऐसा नहीं कि डेली आप फर्दर एक्सटेंड करते रहे, नहीं तो लोग मिसयूज करना लगेंगे। उसको मिसयूज ना करें, इसलिए गवर्नमेंट ने थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन उस पर बढ़ा दी है, तो उसमें एक आप फर्दर एक्सटेंशन कर करके चल सकते हैं। हाँ जी सर, किन्हीं का कुछ हेलो हेलो
उसका भी कॉन्सेप्ट है, आप ट्रांसफर ऑफ गुड्स कर सकते हैं। आप जॉब वर्क में भी लेट से कि मेरा गोडाउन यहाँ है और प्रोसेसिंग कहीं दूसरे जगह पे हो रही है, तो बल्क में एक जगह से दूसरे जगह पे सामान जाता है, तो उस केस का सबका भी ट्रांसफर का अपना अपना तरीका है, उसमें टैक्स आपको नहीं देना। ऐसा नहीं कि टैक्स दे करके हम लोग सामान आपको। जैसे हमारे सॉफ्टवेयर यूज के साथ हम यूएस डिवाइस बेचते हैं साथ, ये तो दो अलग आइटम्स हो, दोनों का HSN अलग। हाँ, हम जो इनवॉइस काटेंगे दोनों वो अलग अलग रहेंगे, एक ही प्लेट से अगर आपकी इनवॉइस एक ही है, अलग अलग आपको HSN कोड दिखाना पड़ेगा। गुड्स वाला अलग होता है, सर्विस वाला अलग। सर्विस जनरली 9 से स्टार्ट होता है, तो सबका आपका बना हुआ है, तो उसका स्पेसिफिक HSN गवर्नमेंट ने बना रखी है, तो वो मेंशन कीजिएगा। उसके रिस्पेक्ट में जो उस पे GST होगी वो मेंशन करके चलिए। आपको मन करे हम 2 इनवॉइस रेज करें, 2 इनवॉइस रेज कीजिए। जो आपका है ना क्वेश्चन, उसके लिए पोर्टल पे भी ऐसा चीज है कि आप बेच रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं, होता है ना कि बंडल ऑफ प्रोडक्ट्स का एक अलग HSN क्रिएट हो जाता है। तो सर बंडल है, GST बता रखा है कि बंडल ऑफ सर्विसेज में देखो में कोई कस्टमाइज करके प्रोडक्ट बेच रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं, उसमें 5-6 सर्विस है, उसका भी बंडल सर्विस का भी कॉन्सेप्ट GST में दे रखा है। उसमें फिर भूलेगा कि उसमें जो मेन चीज है उसी को पकड़ लेंगे, तो GST लगा देंगे। हायर टैक्स वाले। हाँ हाँ, तो सबका है उसमें। चला गया था नहीं। हाँ, GST टर्नओवर की लिमिट है 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से लिमिट अप डाउन होते रहती है। जनरल समझना है कि छोटे जो टैक्स पेयर हैं उनके लिए टैक्स ऑडिट का कॉन्सेप्ट नहीं है। टैक्स ऑडिट में भी जाइएगा तो 2 तरीके की रिटर्न होती है, GST या जैसे अगर हम किसी एक्सपेंस पे इनपुट क्रेडिट ले ली, उसको हम जब सेल कर रहे हैं तो उसमें दिखा सकते हैं। आप उसका इनपुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने विजिटिंग कार्ड प्रिंट करा है, उस पर मेरे को इनपुट मिला और मैं सॉफ्टवेयर बेच रहा हूँ। हाँ हाँ, ले सकते। आपका बिजनेस से कनेक्टेड होना चाहिए। कुछ इनपुट बैन है, उसके लिए सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में दिया हुआ है, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे कोई भी डायरेक्टर फाउंडर कहीं पे घूमने जा रहा है या स्पा जा रहा है या इस तरीके की चीजें जा रही है, तो उस पर आपको नहीं मिलेगी। आप गाड़ी खरीद रहे हैं, लेट से मिला आपने एक स्कूटी खरीद लिया, उस पर भी GST लगा, या आपने एक कार खरीद ली, ये सब का आपका बेनिफिट नहीं मिल करके चलेगा। लेकिन जिसका काम ही है कार खरीद करके उसको रेंटल पे लगाना, तो वो सबको अप्लीकेबल हो जाता है। 17(5) में जो रिस्ट्रिक्शन है उसमें दे रखा है। दिमाग में रखना है कि कार खरीदिएगा तो आपको नहीं मिलेगा, नहीं कोई कंपनी के नाम पे, किसके कंपनी के नाम पे रहेगा तो किसी के भी नाम पे, जब तक येलो नंबर नहीं रहेगा आपको बेनिफिट नहीं मिल करके चलेगा। येलो नंबर क्या होता है? कमर्शियल व्हीकल आपका रहेगा तब आपको मिलने का चांस है, मतलब लिंक कर करके मिल सकता है। जनरली आप लीजिएगा, आपका इनपुट नहीं मिल करके चलेगा, नहीं तो बहुत लोग इसका मिसयूज करके चलते थे। ये वाला सेक्शन हम लोग हो गया, आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। एक और सेक्शन है, डिस्कस कर लेते हैं, फिर Q&A सेशन में हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट कीजिएगा सर। नहीं हो रहा है, आइटम नहीं होना चाहिए ना सर। ये सब रिटर्न है, आइए थोड़ा सा रिटर्न पे। हाँ, ये इम्पोर्टेंट। हाँ, एक बार हम लोग GST ले लिए, हो जा क्या है, अगर जनरली आपको कुछ कुछ चीजें देखिए, कुछ कुछ प्रैक्टिकल चीजें होती है जो आप बोलिएगा कि वहां पे ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। अब जो बिजनेस इन्वायरमेंट होती है उसी में हमें काम कर करके चलना होता है। अगर उसके निगेटिव चीज निकालिएगा तो दिक्कत नहीं होगी। जहाँ पे भी गवर्नमेंट को लगता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये चीजें क्या हो रही है, खतरनाक बनती जा रही है, तो उसको हटा देती है। लेकिन केवल आप बिजनेस को बड़ा कीजिए ना, ये सब जो छोटे मोटे हर्डल्स होते हैं आपको भी लगेगा कि ये सब तो बेकार की चीज है। तो आपको बिजनेस को ग्रो करने पर ध्यान दीजिए। आप हमेशा लॉस में थोड़ी रहिएगा, अगर आपका बिजनेस ग्रो होगा तो नहीं होगा। लेकिन हम बोले कि देखिए हमने तो ड्राइविंग लाइसेंस ले रखा है और हम एक कार चला रहे थे और क्या कर लिया हमने, लाल बत्ती क्रॉस कर गई, और हम तो जी गरीब आदमी है तो कहाँ से दें। ये नहीं बोलेगा, गवर्नमेंट बोलेगा लॉ तो बन गया है कि अगर आपके पास DL है और आप लॉ को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आपको इसमें जो भी फाइन है वो आपको पे कर करके चलनी पड़ेगी। अगर आप गरीब आदमी थे तो फिर नहीं चलाते, आप उतने लायक हो जाते तब आप कार चला करके चलते।
तो एक बार आपने किसी में रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आपके कंप्लायंस फुलफिल करने पड़ेंगे। और जहां तक भी एक सर का क्वेश्चन था कि ऐसे ऐसे हमें तो दिक्कत हो रही है, आप बिजनेस को ग्रो कीजिए सर ना सर, एक ऐसा। मिनट, हेलो सर। सर जी जी इसी पे मैं जी एक जी पूछना चाहता हूँ। हेलो, जब जी जी गवर्नमेंट कुछ पूछिए। नियम बनाती है, कुछ बनाती है, तो ये हम्म, छोटे व्यापारी जो छोटे स्टार्टअप है, इन पर ध्यान रख के क्यों नहीं बनाती हैं? अब जैसे वही मान नहीं लो सर, मैं आपको गवर्नमेंट को कोई एक, नहीं सर मेरी बात तो सुनो आप। गवर्नमेंट को अगर 10 रुपए का भी अच्छी मैं चीज पेन है, बेच रहा फोरम नहीं हूँ है या ये सब कोई क्वेश्चन स्टेशनरी पूछेगा। सामान बेच रहा हूँ। तो सिलिकॉन वैली यार ये ये अलग चीज चीज है, पॉलिसी रिलेटेड थोड़ी है। हाँ सर। नहीं जी, हाँ ये हाँ फोरम नहीं ये सब क्वेश्चन पूछने का। पॉलिसी से रिगार्डिंग अलग ये चीज। जीएसटी पॉलिसी मेकर हम लोग नहीं है ना, अच्छा, हम लोग तो पॉलिसी मेकर नहीं है। ठीक है। अगर पॉलिसी मेकर आते तो डेफिनेटली बाकी हम आपकी चीजें समझ पा रहे हैं। कोई सही जगह प्रश्न पे सही क्वेश्चन पूछिए करके जी। मैंने चल, सही है। सही तो बात, जी जी पॉलिसी डाइवर्ट नहीं है। जनरल चीजों को बना करके चलते हैं, बाकी छोटे लोगों को बना करके चलते हैं। लेकिन कभी कभी आपको कोई भी काम करना होता है तो आपको ये चीजें करनी पड़ती है, जबकि होनी नहीं चाहिए। तो चीजें होकर के चलते हैं और हम भी इसी सिस्टम में हैं, तो सिस्टम में ही रह करके जीएसटी काम। परेशानी तो हो रही है, ये जैसे देने में सुधार तो चाहिए ना सर। जी जी परेशानी तो जरूर हो रही आपका है। भी। आपको जीएसटी के साथ पेमेंट ले सकते हो आप, लेकिन आप जीएसटी पे नहीं कर सकते। क्यों? ठीक है नहीं सर, नहीं, वो उनका है। यहाँ उन्हें पेमेंट पे करने का नहीं है, पे करने का इशू नहीं है। जैसे मैं अगर छोटा भी ऑर्डर दूं, अगर थ्रेश होल्ड नहीं फिल के नीचे अगर मैं जीएसटी का कोई एक सामान लेता हूं या बेचता हूं सर्विस, तो उसके थ्रू तो फिर मैं एक बार जीएसटी ले लिया तो मैं पूरा लागू हो गया कि हमेशा आपको पेमेंट सब कुछ करना पड़ेगा। ये बात है ना। अभी आईटीआर में हम्म टर्नओवर है, उसमें मेरा प्रॉफिट है तो उसको मैं पे करूंगा चलो जा करके। लेकिन इसमें अगर मैं गवर्नमेंट को 1 रुपए का सामान बेच रहा हूँ या किसी बड़े व्यापारी को सामान बेच रहा हूँ, तो एक सामान के लिए मुझे जीएसटी चाहिए। वो एक जीएसटी लेने के चलते आप पूरा पूरा होल, जब तक आप थ्रेशोल्ड लो पहुंचो नहीं पहुंचो, जब तक आप बस भरते जाओ, हर प्रोडक्ट पे दो, पे वो गलत हो जाता है इससे ना। आराम से सेशन के बाद बात करते हैं। ये इम्पोर्टेंट सेशन ये बता रही है, वो इम्पोर्टेंट सर, ये बता रहे हाँ यहाँ पे आ जाते हैं। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन ले ली, रिटर्न आपको फाइल सब करना है है। ना जो है वो। अलग अलग तरीके के रिटर्न होते हैं जिसपे हम लोग डिस्कस कर करके चलेंगे। इंपॉर्टेंट होता है GSTR 1 और GSTR 3B, दोनों की अलग अलग डेट होती है। पहले हम लोग आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन पे। रजिस्ट्रेशन लिए उसके बाद आपके पोर्टल पे पॉपअप आता है कि आप मंथली रिटर्न फाइल करना चाहते हैं या क्वार्टरली। तो ऑप्ट कर लेते हैं मंथली, तो फिर हमें क्या फाइल कर, दोनों पे आएंगे। फिर हमें क्या फाइल करना पड़ेगा, मंथली रिटर्न। क्वेश्चन आएगा कि हमने तो इस साल ना, इस मंथ में हमने तो कोई, एक चीज और ध्यान रखना होगा कि रिटर्न में हम लोग केवल और केवल सेल का डेटा दिखाते हैं। परचेज किए वो उसका रिटर्न हमें फाइल करना नहीं होता है। हाँ, चेक जरूर करें कि किसी हमने रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा है तो वो चीजें हमारी पोर्टल पे दिख रही है कि नहीं। तो एक चीज माइंड में रख लेना है कि परचेज की रिटर्न नहीं जाती है, रिटर्न किस चीज की जाती है, सेल की। किसी पर्टिकुलर मंथ में अगर हम लोगों ने सेल नहीं किया तो ऐसा नहीं कि रिटर्न नहीं फाइल करना है, रिटर्न फाइल करना है, नील की रिटर्न फाइल करके चलते हैं। क्वार्टरली में क्या होता है कि आपको 3 महीने पे रिटर्न फाइल करना होता है। लेकिन उसमें भी ध्यान रखेंगे, जो क्वार्टरली QRMP वाला जो कॉन्सेप्ट है, लेट से कि हमने जनवरी महीने में सेल की, जनवरी फरवरी मार्च लास्ट क्वार्टर होकर के चलता है, तो किसी भी पर्टिकुलर क्वार्टर को लेकर के चल रहे हैं, तो जैन में हमने सेल कर दिया। सामने वाले को तो वो आपसे मतलब नहीं रखता है कि आप मंथली रिटर्न फाइल करते हैं या क्वार्टरली। वो तो आपसे खरीदा है तो उसको क्या मिलना चाहिए, इनपुट मिलना चाहिए। इनपुट कब मिलेगा, जब आप रिटर्न में दिखाइएगा। और आप बोल रहे हैं हम क्वार्टरली में लिए हैं 3 महीना के बाद, एक्चुअल में वो कॉन्सेप्ट नहीं है। आप उसमें मंथली जाकर करके उस बिल को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मतलब क्वार्टरली में भी आप मंथ वाइज बिल को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं उसमें। हाँ, रिटर्न आपको 3 महीने के बाद ही फाइल करना है, लेकिन उसमें ऐड कर दीजिएगा, सामने वाले को दिख जाएगा, उसको क्या मिल जाएगा, इनपुट मिल जाएगा। GSTR 1 मतलब बदली करके GSTR 3B जो वो महीने 3 महीने में एक बार कर सकते। नहीं, उस पे भी आ रहे थे सर। अब क्या होगा कि आपने बोला कि मंथ मंथ वाइज तो R1 दिखा दिए, अब पेमेंट लेट से हमें 3 महीने का 30,000 टैक्स बन जा रहा था, जो कि हमें कैश लेजर से पेमेंट करना था। यानी ITC माइनस करने के बाद 30,000। गवर्नमेंट बोलती है कि जब आप मंथली लेजर को उसमें अपडेट कर रहे थे, डेटा को अपडेट कर रहे थे, थोड़ा बहुत तो आपको पता लग गया होगा कि इसमें टैक्स कितना पेमेंट करना है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप टैक्स को भी जा करके हमारे कैश लेजर में जाके पेमेंट कर दीजिए, और जब रिटर्न फाइल कीजिएगा तो उसमें एडजस्ट कर दीजिए। तो क्वार्टरली का हमेशा ये मतलब नहीं होता है कि 3 महीने के बाद ही रिटर्न फाइल करना है, उसमें रिटर्न हमें फाइल करनी होती है, लेकिन बिल
और पेमेंट दोनों आप मंथली कर करके चल सकते हैं। अगर टैक्स बन ही नहीं रहा है तब तो फिर पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। R1 का डेट हमारा 11 तारीख होता है, क्वार्टरली के केस में फिर वो 2 दिन आपका आगे बढ़ जाता है। 3B में कोई भी सेल की रिटर्न नहीं जाती है। 3B में केवल और केवल पेमेंट का क्या होता है, कैलकुलेशन होता है कि हमारा आउटपुट टैक्स कितना बना, ITC है तो माइनस होकर करके चला, नेट टैक्स आपको क्या करना पड़ेगा, पे कर करके चलना पड़ेगा कैश के थ्रू। इसके लिए भी आपको एक स्पेसिफिक डेट है, गवर्नमेंट ने 20 तारीख इसकी डेट रख रखी है, 20 तारीख आपको फाइल करना है। ऐसा नहीं कि 20 तारीख को ही फाइल करना है। ऐसे हम लोग इंडियन क्या है कि जब लास्ट डेट है तो उसी दिन पोर्टल खोलेंगे, तो पोर्टल क्या हो जाता है डाउन, गवर्नमेंट बोलती है कि भाई साहब वो लास्ट डेट है, 20 तारीख तक फाइल करना है। तो आप 16 से जनरली वो आपका क्या हो जाता है, 15-16 से वो इनेबल हो जाता है, तो आप वहां से रिटर्न, आपके पास तो मैसेज भी आने लगता है, हैव यू फाइल्ड योर GST 3B। इफ यू फाइल तो जेल से जमा होता तो हम लोग पहले ही कर देते। हाँ हाँ जी एक चीज पूछना है जी। GST और 3B ये सब जो गलत है या फिर मतलब इस कंपनी के अकॉर्डिंग? नहीं, सबके लिए R1 और 3B सबको फाइल करना, सब मतलब ये सब करना है। मैंडेटरी। 99C टर्नओवर पे डिपेंड करता है, यानी आपके लिए ऑप्शनल है 9C, मतलब दोनों टर्नओवर पे, अगर बड़ा है तो आपको 9C का कंप्लायंस करना है, R1 और 3B सबके लिए जी। हाँ, इधर आ जाइएगा, एक और चीज बता दूं, 3B में तो लेट होइएगा तो तुरंत पैसा वही पोर्टल कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देता है। R1 में आपसे पोर्टल पैसा नहीं मानता है, इसका मतलब ये नहीं है कि R1 पे लेट फाइल नहीं लग रहा है, ऑडिट में आपका आएगा, ऑफिसर सब कैलकुलेट करेगा कि अच्छा 1 साल का ऑडिट कर रहा है, इसमें आपने 4 महीने में R1 क्या किया है, लेट फाइल किया है, बोलेगा इसका भी लेट फाइल है। क्योंकि लोगों ने मिस यूटिलाइज करना खूब स्टार्ट किया। शुरुआत के 3 साल में जिस समय R1 पे लेट फी मैंडेटरी नहीं किया था, वो क्या करते थे, 3B जाकर के फाइल कर दिए, बहुत मिस यूटिलाइजेशन हुआ। नया नया टैक्स आया था, बच्चा था बेचारा, हर कोई उससे खेल रहा था, तो क्या किए, 3B में लेट फी नहीं है, 3B में गए फाइल कर दिए। R1 में लेट फाइल लगना नहीं है, जब मन हुआ अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर करके क्या डाल दिए, R1 डाल दिए। अब क्या हो गया है, सारा चीज हर कोई समझ रहा है, अब जब तक पिछले मंथ का R1 नहीं फाइल कीजिएगा, अगले मंथ का R1 आपका इनेबल ही नहीं होकर के चलेगा। बहुत लोगों ने मिस यूटिलाइज किया है, तब ये सब चीजें जाकर करके आपको कंपल्सन लगा कर R1 में जितने भी इनवॉइस सबका डिटेल डालना पड़ता है या ओनली द जो GST का टोटल अमाउंट? हाँ, उस पे भी आ जा सकते हैं। GST पे जाइएगा तो बहुत सारे कॉलम बने होते हैं, जो मेन है उसको डिस्कस कर रहे हैं, और रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। एक होता है B2B, उसमें भी आता है लार्ज स्मॉल, B2C लार्ज स्मॉल। हम लोग B2B है तो जितने भी B2B बिल काटे हैं उसका डिटेल मांगता है, इनवॉइस, अमाउंट, टैक्सेबल, ये सब सारा डिटेल डाल देते हैं। B2C में आपको बिल वाइज नहीं होता है, स्टेट वाइज डालनी होती है कि आपने बिहार में जी कितना सेल किया, यूपी में कितना सेल किया, वो आपको स्टेट वाइज डालना होता है। अब HSN भी मैंडेटरी हो गई है, पहले केवल B2B की मैंडेटरी थी, अब B2C की भी मैंडेटरी है। तो लेट से कि हमने B2B और B2C को मिला करके 10 लाख रुपए की सेल की है, तो नीचे जो HSN वाला कॉलम है उसमें भी डिटेल डालें, तो 10 लाख रुपए या जो भी आपने वहां पे B2B प्लस B2C में दिखाया, दोनों क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। मैच नहीं करेगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। B2C में HSN कोड डालना जरूरी है, मैंडेटरी अब हो गया, कब से इस साल से? हाँ, इधर ही 2-3 महीने से। सर तो इलाज जो मंथली कब करेंगे और क्वार्टरली कब, सर R1 के रिगार्डिंग? कोई भी सब वो आपके ऊपर है सर। क्वार्टरली कर करके मंथ जैसे छोटे लोग होते हैं, छोटे बिजनेस मतलब होते हैं, बिजनेसमैन बोलते हैं अंतर क्वार्टरली कर लीजिए, फिर लेकिन वही होता है, इस कॉल आने लगता है, जनरली लोग क्वार्टरली मतलब समझ जाते हैं, आराम से सोए रहते हैं, मार्च में ही बिल अपडेट करते हैं, तो फिर आपको कॉल आने लगता है कि आपको तो पैसा दे दिए हैं, बिल भी दे दिए, इनपुट नहीं दिख रहा है, तो फिर आप सामने वाला कॉल करते हैं कि मंथली चाहिए, फिर आपको लगता है कि हर मंथ तो चढ़ा ही रहे, फिर इसको क्यों ना कन्वर्ट कर दिया जाए मंथ में। तो ये सब चीज आकर तो मंथली ज्यादा सेफ रहता है, जी, मंथली ज्यादा अच्छा रहता हाँ, ज्यादा अच्छा होता है। अगर आपका सप्लायर, आप सब कुछ मतलब रहता है ना कि मैच रिकॉन्सिलेशन एकदम मैच होना चाहिए, तो फिर आपका ये चीज सही रहता है कि मेहनत लगभग सब सेम ही हो जाती है। जब आप पेमेंट भी कर रहे हैं, खोल भी रहे हैं, उसको ओपन भी कर रहे हैं, डेटा भी पुट कर रहे हैं, चीजें तो उतना ही लग करके चल रहा है, तसल्ली के लिए माइंड में कि केवल क्वार्टर। फाइनेंशियल ईयर, नए फाइनेंशियल ईयर में जो इनवॉइसिंग की नंबर होती है फिर से शुरू करना। हाँ जी, हाँ,
कोई भी इनवाइसिंग में आइएगा, इनवाइस नंबर यूनिक होना चाहिए, स्पेसिफिकली इनवाइस में मेंशन होना चाहिए, और फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद आप उसको क्या करें, एक फिक्स रखें। लेट्स एक एग्जांपल रख रहे हैं, जैसे फाइनेंशियल ईयर 25-26 चल रहा है, हमने उसको स्लैश दिया, फिर रखा बिल नंबर 000 या जो भी आपको लगता है 1000 बिल हो या जितना भी है, आप 1-2 से स्टार्ट करके चल सकते हैं। कोई और यूनिक रखना चाहेगा कि बिहार के आगे BR लगा देते हैं, आउट ऑफ स्टेट के आगे कुछ लगा करके चल सकते या कंपनी के एब्रिविएशन वर्ड लगाता हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन इनवॉइस नंबर का भी है। मैक्सिमम लिमिट होता है कि उतने ज्यादा डिजिट रखिएगा, सर आपको फॉर दिक्कत एग्जाम्पल देगा नहीं। बाई चांस जैसे अभी चल रहा 25-26 चल रहा है, लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल पिछले मतलब अगर 24-25 में कट गए थे कुछ, तो गलती से बिल कट गया नहीं 24-25 अगर लिखा गया उसमें, तो आप उसको करेक्ट करवा लीजिए, आपका पोर्टल ले लेगा, सर ये मैंडेटरी पोर्टल ले लेगा। ये मैंडेटरी है, जैसे जनरली माय बिल बुक में इनवॉइसिंग 1 2 3 ऐसे हाँ, ये नहीं है कि आपका 24-25 ही लिखना है, वो तो अपने समझ के लिए हम लोग 1 2 3 भी ऐसे भी हाँ हाँ हाँ, कुछ भी लिख सकते हैं सर, हाँ केवल यूनिक होना चाहिए, यूनिक मतलब बस उस साल में वो बिल नंबर मैच नहीं होना चाहिए दूसरे बिल हाँ, से। तो लॉ जो बोलता है कि केवल आपका इनवाइस क्या होना चाहिए, यूनिक यूनिक होना चाहिए। अभी ना उससे बोले डिजिट सीरियल नंबर लिख देते हैं, हाँ हाँ, 0123 ऐसे। 1 2 3 वाला स्टार्ट। जनरली लोग इसी तरीके से। हाँ, तो आपकी मदद की आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बाकी अभी नॉन फाइलिंग का आपको बताएंगे करके यही चीजों में देर से हम छोटा मोटा, जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, अभी आप अपने बिजनेस पे ज्यादा कंसर्न है, आपके जहाँ से भी आप रिटर्न फाइल करवा रहे हैं वहां से कॉल आ रहा है, आप OTP वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, या फिर ड्यू डेट पे कुछ टैक्स बन गया, आप टैक्स पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपकी लेट फाइल होगी तो गवर्नमेंट आपसे लेट फीस लेकर करके चलेगी। जैसे GST के केस में अगर नील की रिटर्न जा रही है फिर भी लेट हो गए हैं, तो आपसे 10 रुपया स्टेट में और 10 रुपया सेंट्रल में, यानी 20 रुपए का आपका लेट फी लगेगा। और वही अगर उसमें कुछ डेटा रहा तो फिर आपको ये लेट फी 25-50 रुपए की होकर के चलती है। और यहाँ पे कोई पैरवी नहीं चलता है, कभी कभी कॉल आता है कि सीए साहब आप देख लीजिए ना, आप लोग तो कुछ एडजस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे पोर्टल कैलकुलेट करता है, ऑफिसर कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो आपका इन्फोसिस देख रहा है। तो सर एक क्वेश्चन पूछना है। जी, एक प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी GST लेती है प्रोडक्ट के नाम से ही, लेकिन आने वाले समय में जब वो सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है या प्रोवाइड करती है तो उसको GST किस तरीके से देखेगा और कैसे वो कंपनी अपने सर्विस वाले को फाइल करेगी, क्या इसका तरीका है वो थोड़ा बताएंगे? उसके लिए सर कि आपने जब रजिस्ट्रेशन करवाया था तो आपको पता था कि हम केवल गुड्स बेचेंगे, तो आपने रजिस्ट्रेशन गुड्स के रिस्पेक्ट में लिया था। आप क्या करें, अपने रजिस्ट्रेशन को अमेंड कर दें, और ये जो प्रोडक्ट और भी ऐड करना है या जो भी सर्विस और भी ऐड करना है वहां पे उसको ऐड कर करके सबमिट कर दीजिए। आपने गवर्नमेंट को बता दिया कि हम ये भी काम कर करके चल रहे हैं, आप प्रॉपर इनवाइस बनाइए, उसमें उसका HSN डालिए, आप काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अलग से GST लेने की जरूरत नहीं है। सर अच्छा एड्रेस तो भी चेंज होता अभी अभी जो ड्रोन वाले जो थे जिनका जो सवाल था कि प्रोडक्ट है। अभी हम सेल कर रहे हैं फिर सर्विस आएगा, तो वो भी तो इस तरीके सॉर्ट आउट कर सकते हैं, प्रोडक्ट के नाम पे लेंगे बाद में सर्विस एड ऑन कर देंगे। उसमें लड़ाई गुड्स या सर्विस की नहीं, उसमें है क्या कि आप जो जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं, कंफ्यूजन है कि इसमें प्रोडक्ट भी है और इसमें सर्विस भी है। अगर लॉ उसमें पता रखा है पहले कि ये सर्विस है तो आपको सर्विस मानना पड़ेगा। कुछ कुछ स्पेशलाइज चीज होती है जिसमें चीजें फंस जाती है, तो उसमें फिर केस स्टडी से चीजें, या फिर कहीं कोर्ट ने उसको डिसाइड कर रखा है, या फिर आपका नोटिफिकेशन आकर के उसको डिसाइड कर रखा है, तो फिर हमें उस चीजों को फॉलो करना पड़ता है। जैसे आपने बताया ना कि हमने प्रोडक्ट बेचा, और आफ्टर सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट बहुत सारा होता है कि हम सर्विस फ्री में देंगे, या फिर सर्विस चार्ज होता है आपसे पैसा नहीं लेंगे, उसका क्या होगा, आपको फ्री में थोड़ी दे रहा होगा, जिसमें प्रोडक्ट आपको बेचा उसी में सर्विस वाला भी पार्ट ऐड कर दिया, अब डिपार्ट अब लेट से उस प्रोडक्ट पे 5% लग रहा था, और उसमें क्या हो गया, सर्विस भी आप दे करके चल रहे हैं, डिपार्टमेंट बोलेगा कि हम तो इसको 18% पे रखेंगे, यहाँ पे दिक्कत होकर के चलती है। तो इसके लिए आपका जो जिस भी प्रोडक्ट में आप डील करते हैं वो आप हमें बताइएगा, उसका लॉ इंटरप्रेट करके केस स्टडी समझ कर चलिए, फिर आपको सोल्यूशन दिखाया जाएगा कि आपके केस में क्या अप्लीकेबल होकर के चलेगा। अभी जैसे सर मेरा आगे केस कितने कंस्ट्रक्शन जी मेरा केस है कंस्ट्रक्शन मटेरियल का। तो पहले मैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेल करता था, गुड्स में मैंने ले लिया वो सर्विस GST ले लिया, और अभी अभी है जो वन प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया, उसमें कंस्ट्रक्शन सर्विस भी है, मटेरियल भी है और न्यू बिल्डिंग भी है।
तो इसमें मेरा ठीक है, सर्विस भी आ समझ गया। गए। हम्म। आप क्या करते हैं, छड़ सीमेंट गिट्टी भी बेचते हैं, साथ में आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी लेते हैं, ठेका भी लेकर के काम देते हैं। आप हाँ, अलग अलग डिटेल रखिए ना, जब गुड्स खरीद के बेच रहे हैं वो आप दिखा करके चलिए, इतना तो गुड्स खरीदे हैं, उसमें प्रॉपर ऐड ऑन रिकॉर्ड करके रख कर करके। सकते हैं ना सारे? क्या ओके सर? ओके। उसमें ऐड ऑन करके कर सकते हैं ना, अलग तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ऐड ऑन करके कर सकते अरे बहुत है। हैं, उसमें आप ऐड ऑन करके कर ठीक है सकते सर। हैं। बिल प्रॉपर बना करके रखिए, कल होकर करके, मतलब भगवान ना करे कि आपका स्क्रूटनी लगेगा तो आपसे स्टॉक डिटेल भी मांगेगा कि आपके पास स्टॉक था तो कौन खरीद करके बेच रहे थे और कौन आप अपनी सर्विसेज में यूज कर रहे थे, तो उसका डिटेल में आपके पास डेटा होना चाहिए, सो दैट उसमें आप प्रोड्यूस कर करके उस सारी चीजों को आप प्रूफ कर सके। तो इस सब पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना और कि नहीं। लेट्स सपोज कोई कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है, उससे मैंने कोई आइटम और मैं रेगुलर वो समझ गया, इनपुट में। इनपुट नहीं मिलेगा। हाँ। तो मतलब मैं जैसे बेच मतलब प्रोडक्ट खरीदा, लेट्स सपोज कोई असिस्टेंट, अब मैं उसको जो बेचूंगा उन्होंने तो GST नहीं दिया, मतलब वो नहीं स्पेसिफाई। आप जो बेचिएगा उस पे लग जाएगा, ऐसे भी समझिए ना। कंपोजिशन स्कीम किस लिए लाया गया था, छोटे मोटे के लिए, कि आप डिटेल में बुक मेंटेन नहीं करना चाहते हैं तो सर्विस के केस में 6% और गुड्स के केस में 1 या 2% है, यही है ना। जनरली हम सारा एस्पेक्ट लेकर के चल रहे हैं। आप किसी से 100 रुपए का गुड्स खरीदते और नॉर्मल रहता तो उस पे लेट से 18% GST देना पड़ता, और 18 रुपए का आपको इनपुट मिल जाता, तो गुड्स आपके लिए कॉस्टिंग कितना पड़ा, 100 ही रुपया। अब लेट से किसी कंपोजिशन डीलर से खरीद रहे हैं तो आपकी कॉस्टिंग कितनी पड़ जाएगी, 101 रुपए पड़ जाएगी, 1 रुपए का आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फिर वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कंपोजिट डीलर से ले या नॉर्मल डीलर से ले। एक जो अभी मैंने आपसे जैसे पूछा था कि इनपुट क्रेडिट लेने के लिए जैसे मैं कुछ एक्सपेंस कर रहा हूँ, वो क्रिएट होना है। वो मैं जब किसी को एक्सपेंस प्रूव करता हूँ तो मेरे को उसमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि उस पर मैंने GST लिया। लेट्स सपोज अगर 300 का प्रोडक्ट है, उस पर GST लिया, मान लेते हैं 310 हुआ, मैं उसको अपने एक्सपेंस में कैसे। आपने लेट से खर्चा कुछ रिलेटेड किया तो रिलेटेड किया। मार्केटिंग के लिए मैंने कुछ प्रोडक्ट हाँ। ये सर वॉइस मिला जी जी। लेकिन मैं उसको तो परचेज में नहीं दिखा सकता, मुझे तो उसको एक्सपेंस में ही दिखाना पड़ता। हाँ हाँ, तो एक्सपेंस का भी आप इनपुट क्लेम कीजिए, तो आपका एक्सपेंस आ गया, उस पे जो इनपुट है आपका क्रेडिट लेजर में चला गया, आप नॉर्मल जो भी गुड्स या सर्विस बेच रहे हैं बेचिए, वो इनपुट उसमें माइनस हो जाएगा। लिंक नहीं करना है, लिंक मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों आएगा। अब AC खरीदे, ऐसा थोड़ी है AC मेरा मार्केट में दौड़ के गुड्स बेच रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली हमें बेनिफिट दे करके चल रहा है, जिसका इनपुट हम क्लेम करेंगे। तो सारी चीजें। सर वॉइसिंग सर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में किया जा सकते हैं। इनवाइसिंग, हाँ। तो सर वो सीरियल नंबर कैसे मेंटेन होगा और उसका जो आप सीरियल एक ही रखिए ना, ऑफलाइन का। अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं कि जो हाथ से लेट से मतलब फिजिकली कॉपी जिसको दे रहे हैं उसका अलग, ऑनलाइन का अलग, तो फिर आप उस तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा। ध्यान में वही रखना है, यूनिक होना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए, मैच नहीं करना चाहिए कि बिल नंबर 1 यहाँ पे भी रेज कर रहे हैं, एक वहाँ पे भी रेज कर रहे हैं, एक अगर वहाँ पे उसके आगे वाला जो डिजिट दूसरा होना चाहिए वो चेंज हो जाना चाहिए। एक कंपनी 2 GST यूज कर सकता है क्या, या 2 कंपनी एक GST यूज कर सकता है क्या? नहीं ना। नहीं सर, जो GST होती है वो पैन बेस्ड होती है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप से कल होकर के कंपनी बना लेते हैं आपको अलग GST लेना पड़ेगा। आप LLP थे कल होकर करके आप OPC बना लेते हैं, अलग GST लेनी पड़ेगी। GST हमारा पैन बेस्ड होता है, तो अगर पैन सेम है, लेट से आज हम बिहार में काम कर रहे हैं, कल दिल्ली में काम करने चले जाए और हमारा कुछ ऐसा सिचुएशन बना कि वहां पे भी GST लेना पड़ रहा है, फिर आप वहां का भी GST ले सकते हैं। GST लेने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। एक क्वेश्चन था हमारी जैसे कंपनी का जो भी कभी कभी हमारी कंपनी पे अगर फाइन लगता है किसी तरह का, तो क्या उसको हम एक्सपेंस में शो कर सकते हैं? दिखा सकते हैं, डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्या बोले? फाइन भी लगता है, उसका हमको एक्सपेंस दिखा सकते हैं, उसमें अकाउंट्स में एक्सपेंस दिखाइएगा, उसका डिडक्शन आपको इनकम टैक्स में नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन है जैसे 3 साल सब्सक्रिप्शन को मैंने जो आपसे पूछा था GST के पॉइंट ऑफ व्यू पे, लेट्स सपोज अगर मैं कोई सब्सक्रिप्शन बेच रहा हूँ फॉर 3 इयर्स और इसमें 2 सिनेरियो है कि वो कैंसिलेबल भी है, नॉन कैंसिलेबल भी है। मतलब कोई आप सर्विस बेच रहे हैं जो 3 साल के लिए, राइट, वही ना, तो फिर आपका वही हो जाएगा। उसके लिए फिर
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आता है, S9 वाला भी आकर के चलेगा। तो उसको आप कैसे बुक करके, पेमेंट एक बार आ गया, पेमेंट तो एक बार आकर करके चला, लेकिन आप सर्विस ओवर द पीरियड दे करके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है ना कि एक ही बार सर्विस दे चला, ओवर द पीरियड रेवेन्यू को बुक करना पड़ेगा, तो वो जीएसटी उसी मंथ पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। सर जीएसटी और अकाउंट दोनों अलग अलग चीज है, अलग अलग लॉ है तो अलग। लेट से कि हमारे पास एडवांस, हम कोई गवर्नमेंट वर्क कॉन्ट्रैक्ट लिए और गवर्नमेंट ने हमें 100 रुपया का बिल लगाए, उसने बोला 100 रुपया और ले लो जी एडवांस में, क्योंकि आपको बहुत सारा काम करना है। आ गया कितना, 200 रुपया। टर्नओवर कितना हमारा, 100 रुपया। जीएसटी हमें 200 रुपया पे करना पड़ेगा। सर ये लास्ट, जैसे एक कंपनी का सर, सपोज एक जो करंट अकाउंट उससे ऐड है, अगर वो कंपनी दो अकाउंट यूज कर रही है करंट अकाउंट, तो कैसे इसको मैनेज करना है उस जीएसटी के साथ में? हाँ तो 2 अकाउंट कर रहे हैं, ऐड कर दीजिए, जीएसटी को बताइए कि हम 5 अकाउंट में पैसा लेते हैं। वहां पे जाके बताना होगा। बताना होगा, आप उसमें बैंक अकाउंट रहता है उसमें ऐड कीजिए। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, बताते हैं ना कि हमारे पास कितना अकाउंट नंबर है, हालांकि ना भी बताइए तो उसको पता है। सर ये सर जीएसटी 0% होना और नील होना डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है। डिफरेंस होता है नील रेटेड और जीरो रेटेड में। नील रेटेड से जीरो रेटेड में लाने के लिए गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में बहस करनी पड़ेगी। जीरो रेटेड है उसको कभी भी इन्फ्लेट करके 5% में ले आएगा, तो रखने का जिसको कल होकर के उस पर टैक्स वगैरह लगा सकते हैं, उसको रख करके चलता है। तो नील वाले हम लोग जो बिल काटेंगे सर, वो इनवॉइस काटेंगे, वो आपके जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको डिफाइंड रहता है कि वो नील रेटेड है या 0% में है, उसमें भी डिफिनेशन पढ़िएगा ना, तो पहले एक प्रोडक्ट डिफिनेशन देता है, फिर उसमें जाकर पार्टिसिपेट। अगर नील है, मान लीजिए प्रोडक्ट में नील है तो वो दिखाना पड़ेगा ना 0%। उसमें जैसे रहता है 0% नील रेटेड, तो अगर आपका 0% तो 0 में दिखाइए, नील रेटेड वाला है तो नील। लेकिन जीएसटी का कॉलम रहेगा उसमें, हाँ जीएसटी नील। जी जी है। सर कुछ आप एग्जेम्प्ट वाले सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको मिलेगा। वाले सेक्शन सर जैसे खत्म हो गया। एडमिशन का बिजनेस है तो इस मंथ 180 बच्चा का एडमिशन करवा है, सबसे 20-20 हजार लेना है, लेकिन कॉलेज को भी 15,000 देना है, टोटल रेवेन्यू में 26 लेकिन 27 लाख तो कॉलेज को, बाकी का 9 लाख प्रॉफिट है। हाँ तो टोटल पे GST आपका जो सर्विस इधर, जैसे आप बहुत सारा, कुछ लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं, हमने 1 करोड़ में बेच दिया, हालांकि प्रॉपर्टी पे जीएसटी नहीं लगती है, कौन कर लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूँ, क्या हमें 1 करोड़ 10 लाख पे जीएसटी देना पड़ेगा? हम जो है तो 9 लाख पे देना होगा सर, और 27 लाख कैसे कर सकते हैं सर? रेट से कि आपको जो भी आपने बता करके चला, तो आप क्या एक तो रिम्बर्समेंट टाइप का कर रहे हैं ना, कि आप इधर स्टूडेंट से लिए उधर क्या करते हैं कॉलेज को दे दिए, तो उसमें तो आपका है नहीं। आप जो इस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप बिल बनाइए, बिल में लिख करके चलिए कितना रिम्बर्समेंट है, कितना सर्विस का पैसा, उसी पे जीएसटी सर पूरा उसका कुछ प्रॉपर करना होगा सर। सर, मेरे से है वो बोले कि कॉलेज को ही पेमेंट करवा दो 5,000। जैसे डायरेक्ट करवा दीजिएगा तो और बेहतर होगा, कल होकर के होगा, अगर कोई नहीं आएगा तो ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। आपका कॉलेज के साथ एग्रीमेंट देखा दिखाएंगे कि देखिए इसमें इतना पेमेंट कर रहे हैं, आप अपने बैंक स्टेटमेंट से प्रूफ देखिएगा, ये तो रिम्बर्समेंट है, इतना का ही इशू नहीं होगा। नहीं इशू नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको डॉक्यूमेंटेशन पे और चार्जिंग का जो पैटर्न है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि कोई डिपार्टमेंट से कोई आ सकती है। तो जीएसटी लेना होगा। जीएसटी आपका देख लीजिए कमीशन, जैसे कि इस बार मंथ में 36 लाख का मेरे अकाउंट में पेमेंट आने वाला, लेना होगा। 36 लाख का पेमेंट आया है ना, उसमें आपका कमीशन कितना हुआ? 9 लाख बना है 1 महीने। अगर लग रहा है कि साल भर में एक्सीड करेगा तो वॉलंटरी ले सकते हैं, जब एक्सीड करे तब ले सकते हैं। सर एक चीज एक ही चक्कर नंबर मेरा तो सेकंड जीएसटी क्या हो सकता है क्या 0% एक ही एचएस स्पेसिफिक हो जाएगा, उसका सीरीज स्टार्ट होता है ना, लेट से 99 से स्टार्ट होता है, फिर 9964 लगा, तो ऐसे पढ़ पढ़ करके जब हम पूरा डिजिट का जाता तो स्पेसिफिक हो जाता है, और जब उस डिजिट कम कीजिएगा तो वो एक सेक्शन को रिप्रेजेंट करके चलता है, अलग अलग दिखता है जी। तो हमको सर वो डिफाइन करना पड़ेगा ना पूरा सेक्शन कोड डालकर। हाँ ये वाला हाँ स्पेसिफिक आपको डाल, अगर पता है तो स्पेसिफिक डालिए। तो कौन सा डॉक्यूमेंट निकालेंगे? उसमें आपको प्रॉपर एग्रीमेंट वगैरह सब रखना पड़ेगा अपने पास। किससे बनवाना, मतलब सीएस सर से या कॉलेज से? कॉलेज से बनवाएंगे सर, रिटेल में होना चाहिए प्रूफ, हम डिपार्टमेंट को कैसे प्रूफ, इतना हम आपको दे रहे हैं, तो बैंक स्टेटमेंट है ये भी बना लीजिए,
इसमें हम इतना देकर जैसे रियल एस्टेट वाला होता है ना, रियल एस्टेट होता है कि हम पे तो जीएसटी लगता नहीं है, लेकिन कमीशन कमा रहे हैं तो कमीशन तो सर्विस में आ जाएगा, कमीशन पे तो दीजिएगा। 1 लाख का प्रॉपर्टी एग्रीमेंट करते हैं और उसको 1 करोड़ 10 लाख में बेचते हैं, 10 लाख जो हो रहा है उसको तो जीएसटी कंपनी का जो जितना प्रॉफिट किया उससे 20% वहां का देना पड़ रहा है, जमा करना। आईटी कंपनी का आईटी कंपनी का आईटी आईटी हाँ जितना कंपनी अर्न करती है उसका 20% देना पड़ता 20, अगर कंपनी है तो 25%। 25% सबने नहीं दिया, उसका मेरे पास लेटर आ रहा है, कैसे जमा कर सकते हैं सर? पे कर सकते हैं, ऑनलाइन जाइएगा तो वहाँ पे आएगा, वहाँ कर सकते हैं। हाँ अगर छूट गया है तो आपसे इंटरेस्ट वगैरह लेगा, हाँ वही जो पैसा इंटरेस्ट मांगेगी ना इंटरेस्ट पोर्टल पे जमा कर सकते हैं। हाँ जमा करके ग्रीवांसेस रेज करके हमारा जब सेल देता है कि ये बनाना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा, इसका बनाना पड़ेगा, वो कितने अब तो सर केस देखते हैं, बाकी हम बता नहीं केस इन स्टेट से कि आप रेडी हैं, स्टेट से गवर्नमेंट ने बोला कि आपका 10,000 प्रॉफिट था, उसमें 25% हमें 2500 रुपया टैक्स दे दीजिए, उसमें आपने नहीं दिया, एक साल के बाद उसने नोटिस दे दिया अभी सही तो 2500 रुपया प्लस इंटरेस्ट उसमें लगा रखा हुआ, पे कर दीजिए, क्या दिक्कत है, पे करने के लिए रेडी है, चालान बना करके पेमेंट कर दीजिए, ग्रीवांसेस रेज करके उसमें चालान लगा के बता दीजिए कि आपका नोटिस आया, देखिए हमने, हालांकि वहीं पे उसका रिस्पॉन्स करना होता है करके समाप्त। आप जो सर्विस सेक्टर का बोले दो स्टेट के बीच में जी। कुछ इंटेंजिबल सर्विस दे रहे हो और दूसरे स्टेट के कस्टमर को दे रहे हो, तो उसमें भी क्या जीएसटी रजिस्टर करना पड़ेगा जबकि आप लिमिट के नीचे हो? लिमिट के नीचे है सर्विस वाले केस में आपका इंटर स्टेट हो गया तो आपको सर लेना, जैसे इंटेंजिबल तो उस स्टेट में भी नहीं जा रहा है, यहाँ से ही मान लीजिए कुछ सॉफ्टवेयर बनाया या कुछ स्किल का कुछ भी बनाया, प्रोग्राम बनाया, उस स्टेट का हो रहा है या उस स्टेट की कंपनी को हम दे रहे हैं, उसमें इंटर स्टेट हो जाएगा और वो हमको क्या देना पड़ेगा, हमको लग रहा है कि नहीं? एक सेकंड हम तुरंत आपका कंफर्म कर देंगे। हाँ चलिए say कि we had a very interactive session और जो रिक्वायर्ड था जीएसटी को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन, क्लैरिटी, मुझे लगता है कि बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज गुड्स, उसके ऊपर जीएसटी का मुझे लगता है एक अलग सेशन हम लोग करेंगे बिकॉज इट इज अ लिटिल मोर एलैबोरेट, तो उसको हम लोग आज नहीं डील किए हैं। सो थैंक यू सो मच, वी हैड अ वेरी इंटरैक्टिव सेशन। किन्हीं और का कोई अगर डिटेल कुछ वैसा होगा, यू कैन कनेक्ट विद नीतीश सर, वी विल शेयर द प्रेजेंटेशन, उसमें सर का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाला हुआ है, यू कैन कनेक्ट विद हिम, यू कैन गेट द क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो मच। क्वेरी ज्यादा सर जब बिजनेस होने लगता है ना तो क्वेरी आने लगती है। अभी भी हमारे पास 10 सवाल है लेकिन टाइम नहीं है इसलिए। पहले क्या था, इनिशियल में बिजनेस हम लोग कर नहीं रहे थे, हमको पता ही नहीं था प्रैक्टिकली होता क्या है। अब क्या है कि हमारे यहाँ पे जितने लोग हैं उसमें से 60% लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो पता है कि कहाँ कहाँ पे हमको तकलीफ आ रही है। इनिशियली पता भी चलता है कुछ ना क्या है, भी पता नहीं चलता। बिल्कुल थोड़ा नेट नहीं चल रहा, आप लिमिट देख लीजिए, उसमें थोड़ा सा है ना, बीच में गवर्नमेंट कुछ नोटिफिकेशन लाई, इसलिए मैं अगर ऐसा केस होगा तो हम नहीं दे रहे, क्या डिपार्टमेंट जाके और आप दे दिया, इंटरेस्ट विद पेनल्टी 100% तक जीएसटी के मान लीजिए 100 रुपए का